आप काफ़ी अच्छे वकील रहे हो और ये सुना है, लेकिन फिर आपने टीचिंग क्यों चुन ली? बिकॉज़ उसमें तो वो ना इनकम ज़्यादा है। आपने मेरे को बताया था कि आप प्रिंसिपल भी रहे हैं। प्रिंसिपल को छोड़ के फिर टीचर। एक से लगभग 3 बार मैंने मेरा जुडिशरी का एग्ज़ाम भी क्लियर किया था। अगर अच्छे वकील नहीं बनोगे तो टाइपराइटर बन के रह जाओगे। कि हमारे जो एडवोकेट्स होते हैं, मास्टर ऑफ नन बट एक्सपर्ट ऑफ ऑल। जो एडवोकेट बनना चाहते हैं, जज बनना चाहते हैं, तो सबसे ज़्यादा आजकल कौन-सी ट्रेड चुनते हैं? सिविल होता है, क्रिमिनल होता है, इस टाइप। हर दूसरा बच्चा आप मान के चलिए जज बनने के लिए। टीचर के उसको पर्दे को हटाकर क्या देखिए वकील बनने के लिए इसके अंदर होना चाहिए पर है नहीं, और जज बनने के लिए इसके अंदर ये चीज़ होनी चाहिए। जज बनने के लिए शुरुआत में तो आपका सफर थोड़ा-सा हार्ड रहता है। तपस्या की तरह एक जीवन को जीना पड़ता है। असिस्टेंट्स होते हैं, रीडर के रूप में, स्टेनो के रूप में, आपके स्टाफ के रूप में, मिनिस्टर स्टाफ काफ़ी रहता है उनके साथ। ज़्यादा चैलेंज तो मैं एडवोकेसी में ही मानता हूँ। स्टडी कर रहे थे, क्या ज़्यादा चैलेंजिंग रहता है, प्रैक्टिस का दौर या फिर स्टडी का दौर? इसलिए उसको अपने दिमाग में रिटेन करें। अगर आप किसी भी कांसेप्ट को भूल रहे हैं और आप सोच रहे हो कि मैं एलएलबी के बाद सीख लूंगा किसी इंस्टीट्यूट पे जाके, तो आप गलत राह पे हैं मेरे दोस्त। इलेक्ट्रिकल स्कूटी का बड़ा चलन है, जो मेरे अकॉर्डिंग तो गलत मानता हूँ, बिकॉज बहुत छोटी एज के बच्चे उनको चला रहे होते हैं और अभी वो प्रॉपर उस चीज के लिए तैयार नहीं होते हैं हाईवे पे व्हीकल चलाने के लिए। लेकिन कोई कानून प्रॉपर उसके ऊपर है नहीं, वो लोने के अंदर, एक्ट के अंदर आ जाता है और वो उसको मार्केट में लेके स्कूल के टाइम से ही आपको लगता है कि बच्चों को लो थोड़ा बहुत तो एक बेसिक लो नॉलेज पढ़ा देनी शुरू कर देनी चाहिए, ताकि 18 तक उसको ये पता हो कि अब मेरे ऊपर अलग लो लगना शुरू हो चुका है और मेरे को ये चीजें नहीं कर सकता हूँ। मेरे को उससे वो केस आ रहा है, पोस्टिया मर्डर केस आपने सुना होगा, जिसके अंदर बच्चे से वो ऐसे लिखवाया गया था, उसको 14 दिन की सजा दी थी। उसमें एक न्यू पनिशमेंट भी इंट्रोड्यूस हो चुकी है, कम्युनिटी सर्विस। पहले सिर्फ जेल या फाइन लगते थे, अब तो ये भी है कि भी समाज सेवा भी उसको एक दिया गया पार्ट, चाहे वो 4 दिन छोटा है 18 साल, सारा साल 1 महीने का है। दोनों एक दूसरे को किसी भी तरीके का मैसेज भेजेंगे, तो जो 18 साल से 1 दिन बड़ा है वो अडल्ट लॉज में आ जाएगा, और जो माइनर है 3-4 दिन छोटा है उससे, या मान लो 2-4 महीने छोटा है, वो उसमें जुवेनाइल लॉज में आ जाएगा। ये बता ना, हमारी जो पहले की प्रणाली होती थी गुरुकुल, वो जो अंग्रेजों के टाइम खत्म कर दी गई, और अब भी हम वो स्कूल सिस्टम पे चल रहे हैं, लेकिन गुरुकुल सिस्टम में नहीं चल रहे हैं। वहाँ पे एक अच्छा कल्चर होता था कि सब नीचे बैठ के पढ़ाई करते थे, बराबर सबको ट्रीट किया जाता था, और एक स्टडी का सिस्टम चेंज हो चुका है। जिस तरह से वो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इनकम पर्पस बन चुका है बहुत ज्यादा ही। चाहे प्राइवेट स्कूल खुल चुके हैं, वो एनजीओ के अंदर आते तो हैं, पर वो पता है कि एनजीओ के अंदर भी कहीं ना कहीं वो टेक्निक्स होती है, इनकम कमाने की ढूंढ ही लेते हैं। हम प्राइवेट स्कूल्स पे पूरी तरीके से अगर हम एक्यूजिशन लाद देंगे कि यही बुरे हैं, बुरे नहीं होते। हम शार्ट फीस में भी पढ़ाया जा सकता है। बहुत ज्यादा आप फीसें बढ़ा के आप शोषण ही कर रहे हैं सोसाइटी का, तो आप भी एक शोषक वर्ग में शामिल हो गए। पैसा सेवक तो बहुत अच्छा है, परंतु स्वामी बहुत बुरा है। ये भी हो सकता है कि यार जब आप गवर्नमेंट जॉब आपको लेनी हो, और अगर आप गवर्नमेंट स्कूल या कॉलेजेस से पढ़े हो, तो आपको प्रेफरेंस थोड़ी ज्यादा दी जाए। जैसे एज ए सिखिज्म से बिलोंग करता हूँ, और सिखिज्म के अंदर मैंने कभी नहीं पढ़ा, जितना मैंने इतिहास पढ़ा है, कि यार हमारे अंदर कभी वर्गीकरण नहीं होता। जब ये कॉन्सेप्ट चलाया गया था इस वर्गीकरण को हटाने के लिए, लेकिन आज भी ना खबरों में वो में दलित सिख, और मैं कहता यार ये वर्ड निकल के कहाँ से है? मेरे को आज तक कभी नहीं पता चला कि दलित सिख ऐसा कोई वर्ड होता भी है या नहीं होता। क्योंकि सिख जब आप बन गए, तो आप एक अपने आप को सबके बराबर, ना ऊपर ना नीचे, आप उसको एक लेवल के ऊपर मानने पे आ गए। कितना मर्जी लिख दो कि हिंदू समाज में ये नहीं है, सिख समाज में ये नहीं है, मुस्लिम समाज में ये नहीं है, या ईसाई समाज में ये नहीं है तो भाई है। हस्बैंड ने सुसाइड की थी, हस्बैंड वाइफ वाली केसेस है, इसके अंदर भी थोड़ा सा सुधार होना चाहिए। प्रेशर हमेशा जो है हस्बैंड वाइफ के केसेस में मैन पे ही रहता है। नमस्कार दोस्तों, सिंह संवाद के सेकंड एपिसोड में आपका स्वागत करते हैं। और ये सफर जो है अब शुरू, कह सकते हैं कि इस एपिसोड से और ज्यादा ही एंटरटेनिंग हो जाएगा और ज्यादा ही एजुकेशनल हो जाएगा। कारण क्या है कि आज के टाइम में जो एजुकेशन सिस्टम हम देखते आ रहे हैं, बड़े बड़े जो कह सकते हैं एक सेटअप बन चुका है एजुकेशन को लेकर, पढ़ाई को लेकर, जहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी फीसें ली जाती है। डिजिटलाइजेशन हो गया है, हम बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स के नाम सुनते हैं, जैसे अन अकेडमी हो गया, और ऐसे बहुत से कई प्लेटफॉर्म्स हैं जो एजुकेशन डिजिटलाइज करने में लगे हुए हैं। लेकिन आज के टाइम में भी ऑफलाइन एजुकेशन जो मेरे अकॉर्डिंग जो है सबसे बेस्ट तरीका है पढ़ाई करने का। बिकॉज ऑनलाइन के अंदर हम अपने टीचर से इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, एक उनके साथ कनेक्टिविटी नहीं मिलती। हमारे मन में पता नहीं हजारों तरह के सवाल होते हैं, और वो जो सवाल हैं वो पूरे नहीं हो पाते हैं ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर। तो ऑफलाइन एजुकेशन के अंदर सिरसा के अंदर एक ऐसे टीचर है जो लॉ की फील्ड के अंदर जो है अपनी काफी टाइम से सुविधाएं दे रहे हैं। काफी जो स्टूडेंट्स हैं जो उनसे पढ़े हुए हैं, आज एक हाई प्रोफाइल वकील बन चुके हैं, जज बन चुके हैं। तो ऐसी एक टीचर है जिनके जो कह सकते हैं सफर काफी एंटरटेनिंग, आपको सुनने के बाद समझ में आएगा। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को जब हमने बात की कि यार हमें अगला रिव्यू किसका करना चाहिए, अगला पॉडकास्ट किसका करना चाहिए, तो बहुत अलग अलग सजेशन आए। कईयों ने कहा कि किसी
पॉलिटिशियन का करो, इनका करो, पर मेरा एक पर्सनल रहा है कि जो इन लोगों को बनाते हैं, जो इन लोगों को बनाते हैं गुरु, वो ज़रूर आना चाहिए। हालाँकि सोच यही थी कि पहला पॉडकास्ट किसी टीचर का हो, लेकिन वो नहीं हो पाया, अब सेकंड हो रहा है, लेकिन कोशिश यही है कि हर पॉडकास्ट पिछले वाले से काफ़ी ज़्यादा एजुकेशनल हो, काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग हो, ताकि आपको बहुत मज़ा आए। तो ऐसे एक टीचर है हमारे साथ, गोपाल कौशिक जी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने टाइम दिया। बिकॉज़ वकील से टाइम लेना बहुत मुश्किल हो जाता है आज के बिज़ी शेड्यूल के अंदर। अब ऊपर से आप टीचर हो, तो ये तो एक और ये है कि सोने पे सुहागा है। लेकिन मतलब यार मेरे को थोड़ा-सा, जब मैंने सुना यार कि आप काफ़ी अच्छे वकील रहे हो और ये सुना है, लेकिन फिर आपने टीचिंग क्यों चुन ली? बिकॉज़ उसमें तो वो ना इनकम ज़्यादा है और प्रिंसिपल भी रहे हो। तो लॉ करने के बाद आपको टीचिंग में और पहले आपने लॉ ही क्यों था? आपने लॉ सोचा कि तो लॉ हमेशा लोग ये सोचते हैं अच्छा वकील या जज बनने के लिए। तो वो थोड़ा-सा आप अपने बारे में बताइए। नमस्कार सुप्रीत जी, सबसे पहले आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इस इंटरव्यू के लिए चुना, क्योंकि अक्सर लोग पॉलिटिशियंस, स्टार्स या अलग तरह के लोगों को चुनते हैं और एक आपने शिक्षक को चुना है, इसके लिए भी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। तो जो टीचिंग है और जो आपने पैसे की बात की, पैसा तो हमारी और किसी भी प्रोफेशनल लाइफ का एक आउटकम है, आना ही आना है। आपको अपना समय बेचना होता है, आपको किस तरीके से आप अपने समय को अप्लाई करते हैं। उसी के ही अनुरूप आपको पैसा मिलता है, चाहे आप मेडिकल लाइन लें, चाहे आप लीगल लाइन लें। तो नो डाउट मैंने 2005 में अपना लीगल जो है सफ़र शुरू किया था एडवोकेसी के साथ, यहाँ सिरसा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ही। परंतु उसके बाद अ, अपने आप ही मुझे लगा कि मेरी फ़ील्ड कुछ और है और शुरुआत से ही मेरा जो मेन क्लाइंट था, स्टूडेंट्स के प्रति जो नए-नए मेरे जूनियर्स आ रहे थे, मैं उनके साथ अटैच था। तो मुझे लगा कि जब मैं फर्स्ट टाइम मेरे कोर्ट में मैं बैठा था, उस वक़्त कुछ बच्चे कोर्ट विज़िट पे आए। उन्होंने कहा 2-3 सब्जेक्ट्स का नाम लिया, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, कि मुझे हमें बड़ा टफ़ लग रहा है जूरिस्प्रूडेंस। तो मैंने कहा ये तो बहुत ईज़ी है। तो मैंने वो कोर्ट विज़िट वाले जो स्टूडेंट्स थे, उनको मैंने थोड़ा बताया, तो उन्होंने कहा सर हमें थोड़ा-सा चैम्बर में कुछ टाइम दे दीजिए, जो हम समझ पाएँ। तो मैंने जब उनको समझाया, तो मुझे लगा कि मुझ में एक शिक्षक निवास करता है, जो खुद ही अपने आप अपने एक अंदर से एक आवाज़ आती है कि भई यू आर अ टीचर। तो उसके बाद मैंने चुना, मेरे एलएलएम साथ-साथ चल रही थी। फिर मेरा नेट जेआरएफ हो गया बहुत साल पहले, जो हमारी टीचिंग के लिए बड़ा एक एसेंशियल पार्ट रहा है। तो जेआरएफ मेरा क्लियर हुआ उस वक़्त। मेरी यूनिवर्सिटी का मैं पहला स्टूडेंट था जिसका जेआरएफ हुआ था, क्योंकि न्यू यूनिवर्सिटी थी। उसके बाद मेरा पीएचडी हो गया, मैंने टीचिंग जॉइन की, बहुत सारे स्टूडेंट्स बने, सब कुछ अपने आप होता है जहाँ तक मुझे लगता है कि किस तरीके से शिक्षा के साथ जुड़े और शिक्षा, मुझे लगता है कि हर बात ईश्वर पे ही छोड़ देनी चाहिए। ईश्वर ने आपके लिए एक अच्छा मुकाम चुना होता है। आज हज़ारों बच्चा मेरा एडवोकेट है, आपने कहा बहुत अच्छे-अच्छे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं, जजेस हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स हैं और टीचर्स हैं, तो हर फील्ड के अंदर मेरा बच्चा है। बड़ा गर्व से हम कह सकते हैं कि हमने राइट फील्ड को चुना। आपने मेरे को बताया था कि आप प्रिंसिपल भी रहे हैं, तो प्रिंसिपल को छोड़ के फिर टीचर। हाँ, एक्चुअल प्रिंसिपलशिप भी की मैंने, लेक्चरशिप भी की बहुत साल, लगभग 15 से 16 साल मैंने प्रिंसिपलशिप की है, टीचिंग की है, 2 से 3 साल मैंने प्रिंसिपलशिप की है। प्रिंसिपलशिप और टीचिंग में जब हम पूरी टीचिंग को हम पूरा एक एक कंप्लीट नज़र से देखेंगे, जब आप जॉब करते हैं तो उसके साथ आपको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। प्रिंसिपलशिप में तो टीचिंग था ही नहीं, हुँ। और जब टीचिंग के दौरान भी बहुत सारे रजिस्टर मेंटेन करना, कोई प्रोग्राम, फंक्शंस, ड्यूटी, एग्जामिनेशन ड्यूटी, मुझे लगा इसमें सबसे ज़्यादा अपील, क्योंकि मैंने अ, एक से लगभग 3 बार मैंने मेरा जुडिशरी का एग्ज़ाम भी क्लियर किया था, जब मैं मेरा स्टूडेंट था। मैंने डेलिबरेटली मेरे पिताजी को कहा कि मैं जुडिशरी लाइन में नहीं जाना चाहता। एक्चुअली मुझे नहीं लग रहा था कि मैं कुछ काम करना चाहता हूँ। जुडिशरी मेरे लिए काम थी, एक प्रोफ़ेसर की जॉब मेरे लिए काम थी, प्रिंसिपलशिप भी मेरे लिए काम थी। टीचिंग मेरे लिए काम नहीं है। टीचिंग मुझे लगता है, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जो मैंने पिछले 20 या 25 सालों में पढ़ा है, बच्चों के साथ शेयर करना ही मुझे लगा कि ये सबसे अच्छा रहेगा। और प्रिंसिपलशिप और टीचिंग में से मैंने खुद को इंस्पेक्ट किया। मैंने देखा खुद को कि सबसे ज़्यादा मैं किसको लाइक करता हूँ। मुझे लगा मैं टीचिंग को लाइक करता हूँ। फिर मैंने
पर्टिकुलरली टीचिंग को ही पिक किया, टीचिंग ही उठाई मैंने उसमें से, सब ड्यूटीज, प्रिंसिपलशिप, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज सब उसमें से निकाल के मुझे लगा सबसे प्यारी चीज उसमें एक टीचर स्टूडेंट का रिलेशन है। फिर मुझे लगा कि कोई मुझे सिर्फ टीचिंग तो देगा नहीं, साथ में सब काम करवाएंगे। इस वजह से मैंने अपनी एकेडमी शुरू की और एकेडमी में आज बच्चे मेरे पास पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स भी दे रहे हैं। अगर कोई भी लॉ शुरू करता है तो एक होता है कि यार किस तरीके से इस करियर को परस्यू किया जाए, वकील बना जाए, लेकिन मतलब एक मैंने सिरसा के अंदर भी हम जब सुनते हैं कि अगर अच्छे वकील नहीं बनोगे तो टाइपराइटर बन के रह जाओगे। ये बड़ा सारा प्रॉब्लमेटिक रहता है कि पढ़ना, फिर उसके बाद करियर परस्यू करना और एक अच्छा वकील बनना, ये बड़े लंबे है कि ये वो ना जैसे कि इजी लगता है कि यूपीएससी जैसा मेरे को लगता है, क्योंकि जब मैं डिटेल में इन चीजों को पढ़ता हूँ, जैसे यूपीएससी है, आपको हर चीज एक स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ना पड़ता है, फिर आप इंटरव्यू देते हो, ये सारी चीजें फिर ट्रेनिंग होती है। वैसे ही एक वकील है, भैया पहले पढ़ना पड़ता है, उसके बाद आप ट्रेनिंग करते हो, फिर आप जब खुद इस चीजों को करते हो कोर्ट में जाकर, वो काफी मुश्किल हो जाती है कि अच्छा वकील बनना आसान नहीं होता, क्योंकि वकील बहुत सारे होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे कम वकील होते हैं जो हाई लेवल पर जा पाते हैं। तो उसके लिए आप कैसे स्टूडेंट को गाइडलाइन देते? कोई आता होगा कि यार इसको एलएलबी करानी है या नहीं करानी, तो आप क्या बताते हो कि इसको करानी है, या इसका कैसे माइंडसेट चेक करते हो उस बच्चे का? देखो, मेरा काम है टीचिंग, तो सुबह से शाम तक न्यू बच्चे आते, कल भी आए, आज भी। जब मैं इस इंटरव्यू को पूरा करेंगे उसके बाद मेरे 2-3 अपॉइंटमेंट फिक्स हैं पेरेंट्स से। आते हैं बच्चे शुरुआत में, बहुत सारे बच्चे में बहुत ज़्यादा डायनेमिक नेचर नहीं होता, बट वो इंटेलिजेंट होता है। बहुत सारे बच्चे इंटेलिजेंस के साथ डायनेमिक भी होते हैं। जो हमारी एडवोकेसी है, ये एक प्रोसेस है। इसमें हम देख पाते हैं कि इसमें कुछ गुणों को एक साथ मिला के चला जाता है। एक तो एक बहुत अच्छा उसका वोकल होना चाहिए, उसको बहुत कम्युनिकेटिव स्किल्स उसकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, लैंग्वेज पे उसकी कमांड होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लीगल नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश और हिंदी, अगर आप पंजाब में हैं तो पंजाबी, या जिस भी स्टेट में हैं, आपकी लैंग्वेज में बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए। तो अगर बच्चा उसके साथ समय के साथ ग्रो करता है, चाहे आप मेडिकल लाइन में चले जाइए, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे सीए लाइन में चले जाइए, चाहे आप आर्किटेक्चर लाइन में चले जाइए, आप किसी भी लाइन में जाइए, अगर आपका प्रोफेशन बनना है, तो जब तक लोग आप पे बिलीव नहीं करेंगे कि यू आर ए गुड प्रोफेशनल, तो अपना काम नहीं देंगे। किसी भी, अगर मान लो हम आपको भी अगर एडवोकेट हायर करना है, तो अक्सर लोग बोलते हैं मुझे सीनियर लॉयर हायर करना है। सीनियर लॉयर का मतलब ये नहीं होता कि वो बहुत उनके पास कुछ स्पेशल है, उनके पास है एक स्पेशल चीज, वो है एक्सपीरियंस। और कोई भी, जैसे डॉक्टर है, बिल्कुल न्यू डॉक्टर से कोई ऑपरेट नहीं कराना चाहेगा। उसी तरीके से जो एडवोकेसी है, एडवोकेसी में अगर आपके पास बेसिक स्किल्स हैं, अगर बच्चे के पास, जैसे कि एक अच्छा उसका सबसे अच्छी बात हमारे एथिक, हम रिसर्चर होते हैं। हमें एक फेमस लाइन है कि हमारे जो एडवोकेट्स होते हैं, मास्टर ऑफ नन बट एक्सपर्ट ऑफ ऑल। सभी सब्जेक्ट्स के वो एक्सपर्ट होते हैं, चाहे उसको साइंस में भी जाना पड़ सकता है, उसको हिस्ट्री भी चेक करनी पड़ सकती है, उसको इंग्लिश बहुत अच्छी आनी चाहिए, उसको हिंदी बहुत अच्छी आनी चाहिए, उसको उसकी साइकोलॉजी रीडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए कि दूसरा पक्ष क्या चाह रहा है। वो बहुत ज़्यादा उसको टू द पॉइंट भी रहना होता है कि बीइंग ए टीचर, हमारे पास एक इम्यूनिटी होती है कि हम कुछ बोल दे ज़्यादा बच्चों के साथ क्लासरूम में, बट एज एन एडवोकेट आपके पास बिल्कुल इम्यूनिटी नहीं होती। आपको नपा-तुला बात करना होता है, आपको कितनी बात करनी है, कैसे बात करनी है, किससे बात करनी है, ये बहुत डिपेंड करता है। और जो एक ग्रेट लॉयर्स होते हैं, उनको पता होता है उनकी भाषा ही, उनकी लैंग्वेज ही, और दूसरे से बात करना ही उनका जो है एक मेन जो गुण है, और वही मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लीगल नॉलेज तो अगर एक अच्छे लॉ स्कूल में आप पढ़ते हैं, अच्छी बुक्स पढ़ते हैं, तो आपको आ जाता है। आपके पास जैसे कि जो स्टूडेंट्स आते हैं, जो एडवोकेट बनना चाहते हैं, जज बनना चाहते हैं, तो सबसे ज्यादा आजकल कौन सी ट्रेड चुनते हैं स्पेशली? जैसे मैंने ज्यादा तो नहीं, मेरे को डीपली नहीं पता, जैसे सिविल होता है, क्रिमिनल होता है, इस टाइप के होते हैं, तो सबसे ज्यादा लोग क्या चुनते हैं आज के टाइम? हर दूसरा बच्चा आप मान के चलिए जज बनने के लिए आता है। हर दूसरा बच्चा, कोई बच्चा है, कोई 50-100 में से एक बच्चा बोलता है और योग्य मिलता है जो एडवोकेसी कर पाए। आई थिंक सबसे चैलेंजेबल, सबसे ज्यादा डायनेमिक, सबसे ज्यादा योग्यता चाहने वाला जो हमारा एक प्रोफेशन है, वो एडवोकेसी है। लेकिन हर दूसरा बच्चा, आज आप किसी भी फीमेल स्टूडेंट या कोई मेल स्टूडेंट कोई भी आएगा, हर दूसरा बच्चा आपको जुडिशरी की तरफ ही जाते हुआ मिलेगा कि मुझे जुडिशरी लाइन जाना है। अच्छा, वहाँ पावर, सैलरी, रुतबा वो बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं। जुडिशरी के अंदर भी कुछ स्पेसिफिकेशन होती है कि किस टाइप की आप जाना चाहते हो, या ये बाद में डिसाइड? जुडिशरी आपका ऐसा कोई स्पेसिफिक कोई इसमें नहीं रहता है। आपको, जैसे आप हरियाणा में हूँ मैं पर्टिकुलर, तो यहाँ की बात करूंगा। हरियाणा
जो जुडिशियल सर्विसेज हैं उसको आपको क्लियर करना पड़ता है। हर साल या 2 साल में वैकेंसीज निकलती हैं। ये डिसाइड कैसे होता है कौन सा सिविल का जज बनेगा, कौन सा नहीं, criminal? ऐसा नहीं रहता है कि हर जज के पास अपना अपना एक डोमेन होता है, उसमें वो अपना कार्य करता है। जब वो सिविल कार्य कर रहा होता है वो सिविल जज के रूप में रहता है। जब वो क्रिमिनल जुडिक्शन को डिसाइड कर रहा होता है तो वो क्रिमिनल तो ये उनके हाथ में नहीं होता। नहीं, उनका मान लो उनको एक जुडिक्शन मिलती है। जैसे सिरसा में आप एक आधा गांव ले सकते हैं आस पे, जैसे सिरसा सिटी है, उनको एक जुडिक्शन मिलती है। उस जुडिक्शन में न्याय क्षेत्र बोलते हैं जिसको, उसमें वो सिविल केसेस भी लेता है, वो क्रिमिनल केसेस। बढ़िया। जब वो सिविल केसेस ले रहा हो वो सिविल जज होता है। और अगर वो शुरुआती स्तर पर है और उसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास या फिर वो सीजीएम एसीजीएम के तौर पर कार्य करता है, वही जज जब मैं क्लास में हूँ तो जैसे मैं टीचर हूँ, मैं आपके पास साथ में बाजार में हूँ तो मैं आपका मित्र हूँ। एक ही व्यक्ति 2 भूमिका निभा रहा होता है। उसी तरीके से एक जज एक ही कोर्ट में 2 भूमिका निभा रहा होता है, सिविल जज भी और क्रिमिनल कोर्ट का भी वो मजिस्ट्रेट रहता है एक साथ ही। जब वो फाइल अपनी सिविल केस की फाइल देख रहा होगा तो सिविल जज है। जब उसके पास क्रिमिनल जुडिक्शन का मैटर देख रहा होगा तो ये असाइन की जाती है पार्टिकुलर जुडिक्शन की सीट। स्टूडेंट्स के अंदर आप मतलब अगर एक टीचर के उसको पर्दे को हटाकर क्या देखते हैं कि यार ये वकील बनने के लिए इसके अंदर होना चाहिए पर है नहीं, और जज बनने के लिए इसके अंदर ये चीज होनी चाहिए, मतलब एज ए पर्सन भी आप क्या मानते हैं कि किसके अंदर वकील, अगर ये वकील बन रहा है तो ये क्वालिटीज अपने अंदर सीखे या बिल्ड करे, ये जज बनना चाहता है तो ये नेचर, ये मेंटेलिटी अपने अंदर बिल्ड करे, दोनों? जज बनना एक अलग है। जज बनने में देखो, जज बनने के लिए शुरुआत में तो आपका सफर थोड़ा सा हार्ड रहता है। आपको तैयारी करनी पड़ती है, आपको दीन दुनिया से भूल के एक तपस्या की तरह एक जीवन को जीना पड़ता है। बट उसके बाद आपके साथ बहुत सारे असिस्टेंट्स होते हैं, रीडर के रूप में, स्टेनो के रूप में, आपके स्टाफ के रूप में। मिनिस्टर स्टाफ काफी रहता है उनके साथ, तो काफी सहायता रहती है। और जज के तौर पर आपका रुतबा और आपको टाइमिंग मिलती है किसी भी मैटर को देखने के लिए। लेकिन अगर आप जब एडवोकेसी शुरू करते हो, मुझे लगता है कि दोनों में से एडवोकेसी ज्यादा चैलेंजेबल है। जजेस के तौर पर तो अगर आप साल 2 साल की तैयारी करते हैं, ईश्वर का आपके ऊपर ब्लेसिंग्स रहती हैं, आप कंपटीशन क्लियर करते हैं, उसके बाद तो आपको पूरा एक पूरा सिस्टम है जो आपको असिस्ट करता है। पर बीइंग एन एडवोकेट ज्यादा चैलेंजिंग रहता है, क्योंकि आपको अपने आप को स्टैब्लिश करना है सोसाइटी में, अपने आप को रिकॉग्नाइज करना है कि भी मैं एक बढ़िया बढ़िया एडवोकेट हूँ और आपको लोग चूज करें। बाकी ज्यादा चैलेंज तो मैं एडवोकेसी में ही मानता हूँ। जब भी जैसे स्टूडेंट होते हैं तो उनको जब वो सीख रहे होते हैं, स्टडी कर रहे होते हैं, क्या ज्यादा चैलेंजिंग रहता है, प्रैक्टिस का दौर या फिर स्टडी का दौर? बिकॉज काफी चीजें आपको याद करनी है, फिर आपका एग्जाम होना है, लेकिन जो फील्ड है वो बहुत ज्यादा, याद करना एक अलग हो गया कि वो एग्जाम तक के लिए काम आएगा, लेकिन उसके बाद जो है कि एज ए जब आप बन जाओगे, वकील बन जाओगे या जज बन जाओगे, तब आप जब वो प्रैक्टिस करोगे, वो चीज को करोगे, तब एक अलग ही चैलेंजेस फेस करने को मिलते हैं। तो वो मेंटेलिटी आप कैसे बच्चों के अंदर बिल्ड करते हो? आप क्या उनको सिखाते हो, या क्या कुछ की पॉइंट्स आपने बना रखे हैं कि हर बच्चे को आप पता है कि ये तो मेरे को सिखाना ही सिखाना है? नहीं, एक्चुअली हमारे यहाँ 2 तरह की ब्रांचेज रहती हैं लॉ में। एक तो सब्सटेंटिव लॉज रहता है और एक प्रोसीजरल लॉ रहते हैं। सबसे पहले बच्चे को हम ना सब्सटेंटिव लॉज पे कमांड दिलाते हैं। जैसे आजकल भारतीय न्याय संहिता है, जो पहले इंडियन पिनल कोड बोला जाता था, जैसे आईपीसी, जो भी आपने सुना ही होगा। कानून चेंज हुए हैं अभी, शायद आपने देखा होगा। तो अब आईपीसी, सीआरपीसी एविडेंसेस को 3 नए रूप के साथ पेश कर दिया गया है। तो सबसे पहले हम सब्सटेंटिव लॉ पे ही बच्चे को, छोटे बच्चा जो हमारे पे कोई क्लैट प्रिपरेशन के लिए आता है या एलएलबी में अपना कुछ हमसे असिस्टेंस लेता है स्टडी के लिए, तो उसके बाद जब वो फाइनल ईयर्स में आ जाता है, उसको हम प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स पे ज्यादा ध्यान दिलाते हैं, जैसे सीआरपीसी और सीपीसी, जिनको अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता भी बोला गया है, जो न्यू नेम के अकॉर्डिंग। वो एक पार्टिकुलर एक टीचर स्टूडेंट का रिलेशन है, उसमें हम बहुत अच्छे से उनको एक नॉर्मल पर्सन से हम एडवोकेट में हम कन्वर्ट करते हैं, धीरे धीरे ग्रेजुअली। बट जो आप पूछना चाह रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ आप पूछना चाह रहे हैं कि बेसिक क्वालिटी क्या रहती है स्टूडेंट में। वो बेसिक क्वालिटी होती है रिटेंशन। हमारे यहाँ जो हमारी शिक्षा पद्धति है उसमें ये फर्क पड़ गया है इन दिनों, हमेशा हमारे टाइम में भी था, एग्जाम टाइम में पढ़ लो और उसके बाद फिर आप उसको स्किप करें, उसको डिलीट करें, फिर नए एग्जाम की तैयारी करें। उस दिन भी 2 दिन पढ़े, फिर हम नए एग्जाम की तैयारी करें, फिर तीसरा। इससे दिमाग को एक हैबिट हो जाती है कि पढ़ो और छोड़ो, पढ़ो और छोड़ो। नहीं, एडवोकेसी में ऐसा नहीं चलेगा। ये प्रोफेशनल कोर्स है। मैं जो भी आपके माध्यम से बच्चे सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, आपने जो सब्जेक्ट पढ़ा है, जो आप सीख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, वो आपको परमानेंट मेमोरी में स्टोर करना होगा। जब भी कोई पूछेगा आपसे, आपको उसी वक्त आंसर करना होगा। आप ये नहीं कह सकते ये तो मेरे फर्स्ट ईयर में था मर्डर, मैं कैसे उसको डील करूंगा, या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट,
ये तो मेरे सेकंड ईयर में था, इसको तो मैं डील नहीं कर सकता, मैं तो भूल गया हूँ, ये नहीं होगा। एक प्रोफेशनल के तौर पर डॉक्टर को भी अलाउड नहीं है कि वो अपनी स्टडी को भूले, किसी भी प्रोफेशनल को अलाउड नहीं रहता है। तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है आप अच्छे से पढ़ें, उसको परमानेंट मेमोरी में डालें, और जब भी आपका सेमेस्टर शुरू हो आप बहुत अच्छे से उसको पढ़ें और परमानेंटली उसको अपने दिमाग में रिटेन करें। अगर आप किसी भी कंसेप्ट को भूल रहे हो और आप सोच रहे हो कि मैं एलएलबी के बाद सीख लूंगा किसी इंस्टीट्यूट पे जाके, तो आप गलत रहते हैं मेरे दोस्त। ये सीआरपीसी और सीपीसी थोड़ा सा ब्रॉड करके ऑडियंस को बता दें, जो नहीं लॉ से रिलेट करते हैं, जानते नहीं इतना। जो एक्चुअली जैसे मैं बिल्कुल साधारण शब्दों में बनाऊंगा, इजी। जैसे आपके पास कार है पर आपको चलानी नहीं आती, उसका कोई मतलब नहीं है। उसी तरीके से कानून है, अगर उसका प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स नहीं आते हैं तो आपको उसको सीखने का कोई मतलब नहीं है। जैसे आपके साथ किसी ने आपके साथ एक संविदा की, कॉन्ट्रैक्ट किया, उसने वो तोड़ दिया, तो वो तो हमें सबको पता है कुछ गलत हुआ है आपके साथ, नेचुरली दिख रहा है, बट उसको कोर्ट में कैसे लेके जाना है, कोर्ट में कैसे उसको डील करना है, तो वो एक प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स होते हैं। जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, वो एक सेपरेट स्पीशीज है, सेपरेट पार्ट ऑफ स्टैट्यूट है, अलग कानून है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि उसको हाउ टू अप्लाई इन कोर्ट, कोर्ट में कैसे अप्लाई करेंगे, वो प्रोसीजर है। जैसे आप क्रिमिनल लॉ में देखेंगे कि मर्डर क्या रहता है, थेफ्ट क्या रहता है, एक्सटॉर्शन क्या रहती है, रॉबरी क्या रहती है, ये अलग अलग टाइप के डिफरेंट ऑफेंसेस हैं। ये सब्सटेंटिव ऑफेंस में आते हैं। उसमें देखा जाता है कि आप ऑफेंसेस को जाने क्या है और किस तरह का जो रोंग है वो किस तरीके के कानून में आएगा। फिर उस तरह का वहां से पिक किया जाता है। जैसे आप किसी को थेफ्ट किया है तो थेफ्ट को कैसे सजा मिलेगी, उस चोर को, थीफ को कैसे पकड़ के कोर्ट सजा देगी, वो सारा प्रोसीजर, इसको हम लेक्स फोरी बोलते हैं। तो लेक्स फोरी, लॉ ऑफ द कोर्ट, प्रोसीजरल लॉ रहते हैं, उसके थ्रू उसको पनिशमेंट दी जाती है। मतलब ये सीआरपीसी अलग। हाँ, सीआरपीसी से प्रोसीजरल लॉ, जैसे आपको कार चलाना आना चाहिए, सीपीसी भी सिविल प्रोसीजर कोड। अगर आपको सिविल मैटर्स है, आपके जो गुनाह या गलती वो डिपेंड करते हैं वो किसके अंडर आएंगे। अगर सिविल मैटर्स है तो उसमें आपको जेल नहीं रहती है, सिविल मैटर्स में जेल नहीं रहती। फैमिली वगैरह की हाँ, अगर मान लो आपको जेल नहीं रहती है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, कंपनसेशन वगैरह एक दूसरे को दिया जाता है। लेकिन क्रिमिनल लॉ तो टोटली पनिशमेंट बेस्ड है आमतौर पर। अब इस बार जो बीएनएस या बीएनएसएस न्यू कानून बने हैं, जो सीआरपीसी में शायद नंबर सारे शफल हो चुके हैं। हाँ, नंबर शफल हो चुके हैं, और उसमें एक न्यू पनिशमेंट भी इंट्रोड्यूस हो चुकी है, कम्युनिटी सर्विस। पहले सिर्फ जेल या फाइन लगते थे, अब तो ये भी है कि भी समाज सेवा भी उसको एक दिया गया पार्ट। अमेरिका, यूएस में ये चलता था, यूके में चलता था, यूरोपियन कंट्रीज में था। इंडिया में फर्स्ट टाइम इस तरह के पनिशमेंट का भी रहा है कि अगर किसी ने 5,000 रुपए से कम की चोरी की है और फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, तो कोर्ट में रह के वो एक हार्ड क्रिमिनल में कन्वर्ट ना हो जाए। उसको किसी गुरुद्वारे में, किसी हॉस्पिटल में, किसी नाथ आश्रम में, किसी मंदिर में या किसी गौशाला में उससे काम करवाया जाए और उसको सोशल सर्विस दी जाए, जिससे वो सुधरे, वो रिपेंट करे कि तूने गलत किया था और समाज के मुख्य धारे में शामिल हो जाए। कुछ अच्छे एस्पेक्ट्स हैं न्यू लॉज में। मेरे को उससे वो केस आ रहे हैं, पोस्टिया मर्डर केस आपने सुना होगा, जिसके अंदर बच्चे से वो ऐसे लिखवाया गया था, उसको 14 दिन की सजा दी थी। लेकिन कहते हैं कि सोशल मीडिया के रिगार्डिंग वो लोगों का एक अलग पर्सपेक्टिव आया। पर ये कि जो भी है कानून के अकॉर्डिंग ही वो परस्यू होना चाहिए, चाहे वो एक अमीर का बच्चा हो या कुछ हो, कानून वही कहता है कि सबके लिए समान है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो उसको वैसे ही देखना चाहिए जो कानून की गाइडलाइंस है, चाहे वो कोई बड़ा है चाहे छोटा क्रिमिनल है। हमारा जो कानून है इस वक्त जो हम हैं, हमारे अकॉर्डिंग न्यू क्लासिकल स्कूल में जी रहे हैं। उस न्यू क्लासिकल स्कूल पीरियड में जब भी कभी किसी को पनिशमेंट दी जाती है, किसी को सजा दी जाती है, उस वक्त नेचर ऑफ द ऑफेंस देखा जाता है, उसकी एज देखी जाती है, कि सर्कमस्टांसेस में उसने ऑफेंस किया वो देखा जाता है। जब आप जिस केस की आप बात कर रहे हैं उसमें वो माइनर था, तो माइनर को हमारा लोग एज बेस्ड देखते हैं। 18 साल से कम, 16 साल से कम की जो एज क्राइटेरियाज हैं, या 12 साल से कम या 7 साल से कम। आपको पता होना चाहिए, डोलिन कैपेक्स बोला जाता है 7 ईयर बिलो बच्चा। अगर 7 साल से छोटे बच्चे से कुछ भी हो जाए उसका नो ऑफेंस, कोई सजा ही नहीं है उसकी। 7 to 12 भी चेक किया जाता है कि उसके अंदर किसी तरीके का मासूमियत बाकी है कि नहीं। और उसके बाद 16 साल की उम्र तक मेल जो आमतौर पर हीनियस ऑफेंसेस करते हैं, इंडल्ज रहते हैं, उनके लिए रिलैक्सेशन है। 18 तक भी है, मेल और फीमेल दोनों को। उसको जुनाइल एक्ट्स बोलते हैं, जुनाइल जस्टिस, उनको रिलैक्स मिलता है। तो जो आप जो केस बात कर रहे हैं तो उनमें उनको जुनाइल लॉज का बेनिफिट मिला था। 18 साल से अगर कम अपराधी है उसको कानून अलग तरीके से ट्रीट करता है, और 18 साल से बड़े के लिए अलग ट्रीट करता है। जैसे आपने बताया कि 18 साल से बड़े के लिए और छोटे के लिए अलग अलग ट्रीट करता है, तो जहाँ तक मेरा पर्सनली भी ये मानना है कि हमारे स्कूल के अंदर अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, तो
हिस्ट्री से ज्यादा लो मैं ज्यादा मानता हूँ जरूरी है, बिकॉज ऑफ द, क्योंकि यार 18 साल तक जो वो बड़ा होगा तब भी बहुत कम लोग होते हैं कि उनको पता ही नहीं होता है कि क्या हम हमारे लिमिट्स है, क्या लोगों के अकॉर्डिंग और क्या लिमिट्स है, नहीं पता होता। बिकॉज स्टडी के अंदर हमने इन चीजों को कभी पढ़ा नहीं होता। अगर आज भी हम सिरसा के अंदर बात करें कि यार एक इलेक्ट्रिकल स्कूटी का बड़ा चलन है, जो मेरे अकॉर्डिंग तो गलत मानता हूँ, बिकॉज बहुत छोटी एज के बच्चे उनको चला रहे होते हैं और अभी वो प्रॉपर उस चीज के लिए तैयार नहीं होते हैं हाईवे पे व्हीकल चलाने के लिए। लेकिन कोई कानून प्रॉपर उसके ऊपर है नहीं, वो खिलौने के अंदर, एक्ट के अंदर आ जाता है और वो उसको मार्केट में लेके जा सकते हैं। ये कानून है सर, इसके लिए ऐसे नहीं है। मोटर व्हीकल एक्ट हमारा बना हुआ है। मोटर व्हीकल एक्ट में 18 साल से नीचे आप नहीं व्हीकल चला सकते, लेकिन अगर वो 50 सीसी तक है तो 16 साल तक का बच्चा भी उसको चला सकता है। उससे नीचे का है अगर तो वो लेके तो हाईवे पे जाएगा। नहीं, गलत। जो ये तो पेरेंट्स की ही ड्यूटी है, और एक जो हमारी ट्रैफिक पुलिस है उसको ध्यान रखना होगा, या हमें भी। हम एक्चुअली में दूसरे के काम में पड़ते नहीं है, हमें लगता है बच्चा जा रहा है। हाँ, हमें मैं मेरे इश्यू पे जो बच्चे आते हैं मैं उन पे पूरा एक जोर लगाता हूँ, पूरी तरीके से मैं प्रेशर रखता हूँ कि वो हेलमेट जरूर डालें। पर ये भी है ना कि जो उनकी गलती ना हो, वो जा रहे हैं नॉर्मली, लेकिन वो ये हेलमेट नहीं डालना, ये चीजें उनको पता नहीं कि हेलमेट डालना चाहिए, वो चाहिए, कहीं ना कहीं एक्सीडेंटल बहुत ये चीजें हो जाती हैं। पर मतलब इसके अंदर मेरा प्रश्न है कि यार क्या, जैसे हम स्कूल के टाइम से ही आपको लगता है कि बच्चों को लो थोड़ा बहुत तो है बेसिक लो नॉलेज पढ़ा देनी शुरू कर देनी चाहिए, ताकि 18 तक उसको ये पता हो कि अब मेरे ऊपर अलग लो लगना शुरू हो चुका है और मेरे को ये चीजें नहीं कर सकता हूँ। बहुत तरह के प्रेशर रहते हैं बच्चे पे, और बच्चे को पता ही नहीं होता कि वो गलत कर रहा है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, जब किसी को पता ही नहीं होगा। और हमारे लॉ में एक बहुत फेमस लाइन है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज एन एक्सक्यूज, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूज। कानून ना जानना कोई एक्सक्यूज ही नहीं है। तो एक बच्चा है जिसको कानून का बारे में ज्ञान ही नहीं है, अब आप बहुत बार देखते हो उसको पता ही नहीं लगता है, वो एक अपने एडोलेसेंस एज में रहता है और उसके हार्मोनिक चेंज हो रहे हैं, वो अग्रेसिव होता है। हमारे घरों में भी बच्चे, हम भी अग्रेसिव हुए थे हमारे। हाँ, यंग एज में तो होता है। उसके साथ उसकी एज में उसको बताना पड़ेगा। और सबसे सबसे खतरनाक हथियार हमने उसको दो दे दिए हैं। एक तो हमने उसको 200-300-400 किलो की बाइक दे दी है। हाँ, कार दे देते हैं कुछ माँ बाप अपने बच्चों को छोटी उम्र में। वो 1000 किलो का एक वेपन ही है पब्लिक रोड पे चलता हुआ, अगर वो सही तरीके से उसको कैपेबल नहीं है उसको डील करने के लिए। सेकेंडली, जो सबसे बड़ा वेपन है जो आपके हाथ में भी है, वाइल। जो मेरे पास भी है, अब साथ में बोल रहा था, तो वो उसमें आप क्या देखेंगे कि बच्चे को पता ही नहीं है किस तरह की वेबसाइट्स पे जाना है और किस तरह की वेबसाइट्स पे नहीं जाना है, और किस तरीके से किसी अपोजिट सेक्स बच्चे से कैसे डील करना है, अपने सेम सेक्स बच्चे से कैसे डील करना है, बिलो 18 कैसे डील करना है, अबव 18 कैसे डील करना है। एक बहुत ही बड़ा एक बार मैंने मुद्दा उठाया था, एक स्कूल में मैं लेक्चर देने गया था, तो मैंने कहा कि एक 18 साल से छोटा बच्चा एक क्लास में है, चाहे वो 4 दिन छोटा है 18 साल से, और एक 18 साल 1 महीने का है, दोनों एक दूसरे को किसी भी तरीके का मैसेज भेजेंगे, तो जो 18 साल से 1 दिन बड़ा है वो अडल्ट लॉज में आ जाएगा, और जो माइनर है 3-4 दिन छोटा है उससे, या मान लो 2-4 महीने छोटा है, वो उसमें जुवेनाइल लॉज में आ जाएगा, माइनर माना जाएगा। तो जो एक बड़ा बच्चा है जो उसे 3-4 दिन या 10 दिन या 15 दिन या 2-4 महीने बड़ा है, उस पे तो बहुत बड़े हमारे आईटी एक्ट के अंदर केस दर्ज हो जाएंगे। तो बहुत विजिलेंट बच्चों को बनाना जरूरी है। अगर वो फंस जाएं तो बहुत बार आप केसेस देखते हैं एक दूसरे को मैसेजेस भेजते हुए, और एक दूसरे को गलत तरीके के मैसेजेस सेंड करते हुए। कुछ ये भी चीजें देते हैं, जैसे आजकल वो ठीक है, हमारा कल्चर चेंज हो रहा है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप चलता है, लेकिन वहाँ लिमिट्स का पता नहीं है, लड़ाइयाँ भी होती है, गुस्से में होते हैं, एक दूसरे की फोटो वायरल कर देना, ये बहुत ज्यादा हुआ पड़ा है इन चीजों को लेकर, क्योंकि वो भी शायद अभी यंग एज में ही है, 17-18 की, उसको नहीं पता कि मेरे को क्या चीज करनी है और इसकी क्या आगे पड़ेगा असर। तो एजुकेशन सिस्टम में शायद मेरे अकॉर्डिंग भी है कि कुछ सब्जेक्टों का बर्डन कम करके ये एक बेसिक सब्जेक्ट है लॉ, जो होना ही चाहिए। और कुछ ये बता ना, हमारी जो पहले की प्रणाली होती थी गुरुकुल, वो जो अंग्रेजों के टाइम खत्म कर दी गई, और अब भी हम वो स्कूल सिस्टम पे चल रहे हैं, लेकिन गुरुकुल सिस्टम में नहीं चल रहे हैं। वहाँ पे एक अच्छा कल्चर होता था कि सब नीचे बैठ के पढ़ाई करते थे, बराबर सबको ट्रीट किया जाता था, और एक बहुत प्रॉपर सिस्टम होता था, जो कि मैंने पढ़ा है कि मेरे को काफी अच्छा लगा। जैसे कि गुरुद्वारों में देखते हैं लंगर खाते हैं तो सब बराबर नीचे बैठो, और मेरे को लगता है शिक्षा भी ऐसे ही ली जा सकती। गुरु आपके सामने है, अपर पोजीशन में खड़ा है, आप इंटरेक्ट कर सकते हो, वो भी पूरे हर बच्चे के ऊपर नजर रख सकते हो। अब बेंचेस सिस्टम में दिखते नहीं है पीछे के बच्चे, बैक बेंचर अलग माहौल में रहते हैं, बहुत ज्यादा वो हो चुका है। तो एजुकेशन के अंदर शायद मेरे को लगता है कि धीरे से ही सही लोग गुरुकुल सिस्टम को अपनाने की, आप पढ़ा है अपने गुरुकुल सिस्टम को लेकर? या सबसे जरूरी हमारे वक्त में जब हम पढ़ रहे थे, आज से लगभग 20 से 25 साल पहले जब हम स्कूल में थे, तो उस वक्त एक सब्जेक्ट होता था हमारा नैतिक शिक्षा।
मोरल एजुकेशन मोरल एजुकेशन। करने के साथ मेरे ख्याल में अब गायब हो चुका है हमारे पाठ्यक्रम से। वो बस ना 1-2 चैप्टर का हिस्सा रह गया। हाँ, वो लेकिन हमारे यहाँ तो एक पार्ट था स्पेशली, उसमें एक दिन होता था वर्क एक्सपीरियंस। आप स्कूल में सेवा करते थे, सारे स्कूल की सफाई करते थे, तो आपको जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। उस वक्त ज्यादा ना गवर्नमेंट स्कूल ही होते थे या ज्यादा कोई सस्ता के स्कूल होते थे, प्राइवेट स्कूल का कल्चर कम था। लेकिन आजकल प्राइवेट स्कूल्स हैं और एक एक खाई बन चुकी है, अमीर बच्चा बहुत अमीर बच्चा, गरीब बच्चा बहुत गरीब बच्चा। अच्छा। अब पहले लगभग हर तरह का बच्चा एक ही स्कूल में पढ़ता था। हमारे सब दोस्त हैं, आज को सुपर रिच है शहर का, वो भी मेरा क्लासमेट है। वो कोई मान लो हमारी तरह मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लोग थे जो, वो भी उसी स्कूल में थे। जो कहीं ना कहीं बीपीएल परिवार थे, उनके बच्चे भी हमारे साथ ही थे। तो हम सब एक ही थे, हम आज भी एक हैं। लेकिन जो नए बच्चे हैं, मेरे ख्याल में तो वो इस तरह का जीवन नहीं जी पा रहे और सोसाइटी के प्रति जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भी नहीं समझ पा रहे। और जो आप बता रहे हैं कि जो लॉ का सब्जेक्ट एक जरूरी होना चाहिए, मैं तो मानूंगा कि जरूरी है, होना चाहिए, क्योंकि बीइंग ए लॉ टीचर मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे जुवेनाइल डेलिक्वेंसी में फंस जाते हैं, उनको अपराध में वो आ जाते हैं। तो मुझे तो लगता है कि जरूर एक सब्जेक्ट होना चाहिए और इसकी शुरुआत बहुत जल्दी होनी चाहिए। जैसे चंडीगढ़ में जब जॉब करता था, वहाँ पे सूरज सर थे, उनके पास काम करता था। तो काफी पुराने टाइम, मतलब वो भी वही सरकारी स्कूल उस टाइम होते थे, वहीं से पढ़े हुए हैं। और मैं जब भी सुनता हूँ उनके बैच में सारे सक्सेसफुल हैं, बिकॉज वो प्रॉपर एक ही जगह पे एक ही टाइप की शिक्षा लेना, वो लेना। हालांकि सब अलग अलग है, कोई बिजनेसमैन बन गया है, कोई जज बन चुका है, कोई अच्छा एडवोकेट बन चुका है, तो सबने अपने लेकिन एक मोरल वैल्यू के अकॉर्डिंग। और वो सर का नेचर मतलब ऐसा है कि वो रोज सुबह उनका एक है कि ऑफिस आएंगे, वो पूजा करेंगे, फिक्स है, उन्होंने पूजा करनी है, उन्होंने नॉनवेज नहीं खाना, उन्होंने दारू नहीं पीनी। चंडीगढ़ जैसे माहौल में रहकर मैं, मेरे अकॉर्डिंग मानना, ये बहुत मुश्किल होता है इस चीज से बच के रहना। जब आप पैदा ही चंडीगढ़ के अंदर हुए हो और उसके बाद आपकी शिक्षा, आपका जो कह सकते हैं एनवायरनमेंट भी चंडीगढ़ वाला रहा है, तो उस चीज से बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन है कि जो बचपन से जो मोरल वैल्यू दिमाग के अंदर सेट होगी, वो उन्होंने मेरे को कहानी भी सुनाई थी। वो फॉरेन गए थे, तो शायद पता नहीं कौन सी कंट्री, वहाँ मिलता नॉन वेज है। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में वेज मिलना तो मतलब ये है कि वो सुई सुई ढूंढने के बराबर है, भूसे के ढेर में से मिलता ही नहीं है वेज। तो फिर भी उन्होंने बड़ी मुश्किल से वेज करके, वो बड़ी मुश्किल से कहते हैं मेरे तो दिन बड़े मुश्किल से कटे। तो वो एक चीज ध्यान रहती है कि यार उस टाइम का एनवायरनमेंट जो बच्चों को मिलता था, एक साथ रहते थे, तो वो चीजें अच्छे से सीख पाते थे। लेकिन आज है कि वो ये स्टडी का सिस्टम चेंज हो चुका है, जिस तरह से वो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इनकम पर्पस बन चुका है बहुत ज्यादा ही। चाहे प्राइवेट स्कूल खुल चुके हैं, वो एनजीओ के अंदर आते तो हैं, पर वो पता है कि एनजीओ के अंदर भी कहीं ना कहीं वो टेक्निक्स होती है इनकम कमाने की, ढूंढ ही लेते हैं। तो वो कुछ ना कुछ, ये मेरे ख्याल से तो स्कूल होने ही चाहिए, गवर्नमेंट ही होने चाहिए। तो उसके अंदर क्या होगी, जब एक जज का बच्चा भी पढ़ेगा, एक आईएएस आईपीएस का बच्चा भी पढ़ेगा, तो कहेगा भैया मेरा बच्चा अगर यहाँ जा रहा है तो एनवायरनमेंट ठीक होना चाहिए। तो जो गवर्नमेंट स्कूल है वो अपने आप ही सुधर जाएंगे, क्योंकि जहाँ ऐसे बड़े बड़े अधिकारियों के बच्चे जाएंगे तो वो चाहेंगे एनवायरनमेंट साफ सुथरा हो, क्लीनिंग हो, सब कुछ हो। लेकिन वो क्या, उनके पास पेइंग कैपेसिटी अच्छी होती है तो अच्छे स्कूल में भेज देते हैं, और वहीं से ये जो है गैप शुरू हो जाता है। तो आपको क्या लगता है? वो हमारी 150 करोड़ की पॉपुलेशन है, सरकार सबकी नीड एक साथ पूरी नहीं कर सकती। इतने गवर्नमेंट स्कूल्स बनाना, इतने ज्यादा टीचर अपॉइंट करना, आई थिंक फिजिबल ही नहीं, ऐसा सोचना, सोच भी नहीं सकते आप। दूसरा, तो यूएसए के अंदर ऐसे ही है, नहीं, वहाँ प्राइवेट स्कूलिंग ही है, तो वो प्रॉपर उस चीज के ऊपर वो करते हैं। नहीं वो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं और वहाँ। कुछ, हालांकि उनको ज्यादा डीप में नहीं बताया जाता कि उनका ये होता है कि बच्चे की स्टडी तक वो देखते हैं, कि उनका खुद की सरकार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानती है कि बच्चा जब तक प्रॉपर पढ़ नहीं लेता, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको पढ़ाने तक। राइट टू एजुकेशन हमारे यहाँ अभी 21A में 2002 में 86th अमेंडमेंट थी कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें एड ऑन हो चुकी है, 2010 से वो लागू भी हो चुकी है। बट मुझे नहीं लगता कि हम इसको बाइफरकेट नहीं कर सकते कि प्राइवेट है ये गवर्नमेंट है। बात ये है कि गवर्नमेंट जॉब्स में तो लोग जाते हैं एक ही ध्यान से, प्राइवेट जॉब्स भी है ना, गवर्नमेंट जॉब तो हमें मिल जाए, प्राइवेट जॉब हमें ना मिले। प्राइवेट स्कूल्स में हमारी बच्चे पढ़े, गवर्नमेंट में ना पढ़े, देखो ना क्या फर्क है। एक्चुअली जब गवर्नमेंट जॉब में एक हाईली सर्टिनिटी है टीचर्स के पास, उसको लगता है मैं कुछ भी करूं मुझे जॉब पे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन प्राइवेट स्कूल में लगता है उसको कि जो प्रिंसिपल है प्राइवेट स्कूल का, उसका पूरा उसके ऊपर एक डेटरेंट, एक ना स्टिक रहती है कि भाई वो उसको लड़ा के रखता है कि भाई आप ये यहाँ से आप अपनी ड्यूटीज को फुल निभाना ही होगा। तो गवर्नमेंट स्कूल्स में टीचर अच्छे हैं, मेरे दोस्त हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं, परंतु उनको लगना चाहिए उनके पास, जैसे भी मेरे पीछे दिनों मेरी फ्रेंड थे, उनकी जॉब लगी थी गवर्नमेंट, तो मेरे पास आए, भैया मुझे कोई राय करो, मैंने गवर्नमेंट जॉब है। तो मैंने कहा आपके पास है ना गरीब तबका आएगा, गवर्नमेंट स्कूल में इन दिनों कंपैरेटिवली कम अपर मिडिल क्लास और रिच लोग पढ़ रहे हैं।
तो मैंने इनको कहा कि आपके पास या तो लोअर मिडिल क्लास या फिर आपके पास बिल्कुल बीपीएल बच्चा आएगा, वो उनके माँ बाप भी उनके इतने विजिलेंट नहीं होंगे। आप पे बहुत अच्छी, वो बहुत बेस्ट इंग्लिश टीचर थी वो मैम। तो मैंने उनको कहा कि आप बेस्ट इंग्लिश टीचिंग है, आप अपने बच्चों को भी दो अब जो अब आ रहे हैं, क्योंकि आप उनके प्रति ड्यूटी निभाओ। बहुत अच्छी मेरे दोस्त हैं गवर्नमेंट स्कूलों में, बहुत अच्छी। अब मैं एक दो अभी पिछले दिनों मैं हनुमानगढ़ गंगानगर की तरफ से गया था, तो मैंने देखे कुछ स्कूल्स बहुत अच्छे दिखे मुझे, गवर्नमेंट स्कूल, बहुत अच्छी बिल्डिंग्स, बहुत अच्छे मेंटेन कर रखा है, बच्चे पढ़ रहे थे, बहुत अच्छा है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हम प्राइवेट स्कूल्स पे पूरी तरीके से अगर हम एक्यूजेशन लाद देंगे कि यही बुरे हैं, बुरे नहीं होते। हमारे यहाँ जो आपने कहा एनजीओज बनाते हैं, प्राइवेट स्कूल को समझना चाहिए कि वो एक पैसा कमाने का जरिया ही नहीं है। पैसा तो आएगा, आप बड़े स्कूल चलाएंगे, बड़ी बाउंड्रीज बनाएंगे, अच्छी सुविधाएं देंगे, अच्छे बच्चे आएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि कम फीस में भी पढ़ाया जा सकता है, ठीक ठाक फीस में भी पढ़ाया जा सकता है। बहुत ज्यादा आप फीसें बढ़ा के आप शोषण ही कर रहे हैं सोसाइटी का, तो आप भी एक शोषक वर्ग में शामिल हो गए। प्राइवेट स्कूल से मैं अपील करना चाहूंगा कि ठीक है, आपके पास खर्चा है, आपके पास आपकी बसेस हैं, आपके पास आपकी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, उनकी मेंटेनेंस है, सैलरीज हैं, लेकिन फिर भी आपको सोशल सर्विस कुछ तो देनी चाहिए। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप एक सूदखोर व्यापारी की तरह डील करने लगे कि मेरा 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लग चुका है, मुझे 10 लाख तो निकलना ही चाहिए। तो इस तरह से तो नहीं चलेगा। अगर आप ठीक ठाक एक समाज की सेवा करके जब आप अपनी आयु पूरी करके जाएं, तो गर्व करके जाए कि पूरी सोसाइटी में मैंने शिक्षा की जोत जलाई और किया। क्योंकि देखो, पैसा तो यहीं रह जाना है ना। पैसे के मामले में मेरी एक बहुत अच्छी मुझे कोट है, मैं फॉलो करता हूँ, पैसा सेवक तो बहुत अच्छा है, परंतु स्वामी बहुत बुरा है। जितने प्राइवेट स्कूल्स हैं, ये इन्होंने अपने जो पैसे को ना स्वामी बना लिया है। जनता की सेवा के लिए पैसे को हमेशा सेवक बना के रखो। अगर पैसा आपका स्वामी बन गया, फिर वो ना तो आपको कोई सेवा करने देगा ना, और एक एजुकेशन देना तो बड़ा पायस काम है, पवित्रता है। एक आप देखिए, चिड़िया भी अपने बच्चे को एजुकेशन देती है। जब आप घोंसले में होते हैं, आप उड़ो। इसी तरीके से एक टीचर को, एक प्रिंसिपल को, एक प्राइवेट स्कूल वाले को वो ड्यूटी मिली है, जैसे जो एक चिड़िया, एक मदर होती है, वो अपने बेबी को, अपने बच्चे को उड़ना सिखाती है। ऐसे ही हम लोग, मैं लॉ फील्ड में हूँ, मैं अपने बच्चों को बताता हूँ कि आप सही से कैसे डील करेंगे, सोसाइटी में आपका रिप्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए। तो हम उस मदर चिड़िया की तरह ही हैं जो किसको संभाल रही हैं। तो आपको कहीं ना कहीं पवित्रता और आपको फील करना होगा। एक्चुअली जो आप कह रहे हैं ना, हम मनी माइंडेड नहीं हुए, हम अपनी पवित्रता खो गए हैं। एक टीचर के तौर पर आपको बहुत पायस होना होगा। जैसे आपने बताया, आप टीचर का नाम ले रहे थे, सूरज सर का, तो आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा समाज के सामने खुद को एक मार्गदर्शक के रूप में। मान लो मैं भी हूँ, मैं भी अपनी सोसाइटी में आमतौर पर बच्चों के सामने हमेशा एक आदर्श बन के रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वो हमें फॉलो करते हैं, वो हमें देखते हैं। अगर हम गलत काम करते होंगे तो वो कहेंगे टीचर ही ऐसे हैं। हमें चाहे आप पिता बने, आपकी शादी हो, तो आप जब एक हस्बैंड है तो आपको पवित्र होना चाहिए। आप जब आप एक प्रेमी हैं, प्रेमी प्रेमिका में, आपको पवित्रता होनी चाहिए। जब आप एक टीचर स्टूडेंट हैं तो पवित्रता होनी चाहिए। जब आप एक भाई बहन है या भाई भाई हैं, उसमें पवित्रता होनी चाहिए। आप अपने रिश्ते की महिमा को तो समझे ना। तो मुझे लगता है कि स्कूल्स अच्छे हैं, प्राइवेट स्कूल्स अच्छे हैं, अच्छी बातें हैं, अच्छी टीचर्स हैं। सरकार जिन लोगों को नौकरी नहीं दे पाती, वो टीचर्स प्राइवेट स्कूल्स में जॉब करके अपना परिवार चलाते हैं, वो भी इनको जॉब देते हैं, समाज की, सोसाइटी को ऊपर उठाते हैं। बस टीचर, प्रिंसिपल्स, स्कूल मैनेजमेंट उस बात की पवित्रता को समझे कि समाज ने उनको क्या भूमिका में रखा है, तो वो अपने पवित्र रहेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि जो आप आदमी, पवित्रता ही हम कहीं ना कहीं कम कर गए हैं। आप किसी मंदिर या मस्जिद में से पवित्रता निकाल दो, मंदिर से निकाल दो, मस्जिद से निकाल दो, गुरुद्वारे से निकाल दो, चर्च से निकाल दो, पवित्रता चली गई तो वहां से भगवान का निवास ही नहीं है। इसी तरीके से शिक्षा में मुझे लगता है कि आप अपने फील करो कि हम टीचर हैं, उसके बाद सब ठीक है। या तो गवर्नमेंट स्कूल के लिए ऐसा कोई कानून आना चाहिए कि जो जॉब करते हैं उनके बच्चे भी वहां पढ़े। नहीं, एक्चुअली हम एक आजाद देश हैं, हम डिक्टेटरशिप लागू नहीं कर सकते। इसी का दूसरा नाम डिक्टेटरशिप है जो हम बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे लॉ पढ़ रहा हूँ मैं। डिक्टेटरशिप ना इसी तरीके से आती है जब आप किसी को यूं इंडिकेट करते हैं कि कोई भी काम यूं कीजिए ना, यही तो डिक्टेटरशिप है। और ये जो है, उसको आप मुक्का मत मानिए, जो मिला हुआ जो हमारी मुट्ठी है, जिसे हम प्रयास करते हैं, तो ये डेमोक्रेसी, या फिर हम साथ मिलके चलते हैं। अगर हम कहेंगे कि भी गवर्नमेंट ऑफिसर वही लगेगा, अपने गवर्नमेंट स्कूलों में जाएगा, तो कहीं ना कहीं हम उनको बांध रहे हैं हमारे। बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि गवर्नमेंट स्कूल्स में लाइनें लगें, वो लाइन्स लगें कि भाई यहाँ एडमिशन होंगे। जब यहाँ से, जैसे भी गवर्नमेंट पोस्ट में
लाइन्स लगते हैं कि हमें गवर्नमेंट जॉब दे दीजिए। जिनको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती वो प्राइवेट सेक्टर्स में जाते हैं आमतौर पर। तो उसी तरीके से गवर्नमेंट स्कूल्स में अभी भी आज बेस्ट इंस्टीट्यूट्स IIT एम्स ये गवर्नमेंट है सब। जब यहाँ एडमिशन नहीं रहता है, हमारे हायर एजुकेशन में भी अच्छे संस्थान हैं, लेकिन जो स्कूल्स हैं, स्कूल पे बेसिक पे काम करना जरूरी है। जैसे दिल्ली सरकार है, हरियाणा सरकार भी है, ये काम कर रही है स्कूलों में। तो स्कूलों पे काम करोगे, अच्छी पोत तैयार करोगे तो अच्छा ही होगा। ये भी हो सकता है कि यार जब आप गवर्नमेंट जॉब आपको लेनी हो और अगर आप गवर्नमेंट स्कूल या कॉलेजेस से पढ़े हो तो आपको प्रेफरेंस थोड़ी ज्यादा दी जाए, ताकि कुछ ना कुछ कारण तो मिले कि यार इसमें सुधार आ सके। किसी को एक को प्रेफरेंस देना, दूसरे आरक्षण भी तो है ही देश के लिए। आरक्षण एक अलग चीज है। आरक्षण हमारा एक बड़ा कल्चरल कंसेप्ट है हमारे देश का। नहीं, वो बहुत जरूरी है, बिकॉज ऐसा जो तबका है जिसको आज भी मैं ना जैसे एज ए सिखिज्म से बिलोंग करता हूँ, और सिखिज्म के अंदर मैंने कभी नहीं पढ़ा, जितना मैंने इतिहास पढ़ा है, कि यार हमारे अंदर कभी वर्गीकरण नहीं होता। तो जब ये कॉन्सेप्ट चलाया गया था इस वर्गीकरण को हटाने के लिए, लेकिन आज भी ना खबरों में वो में दलित सिख, और मैं कहता हूँ यार ये वर्ड निकल के कहाँ से है, मेरे को आज तक कभी नहीं पता चला कि ये दलित सिख ऐसा कोई वर्ड होता भी है या नहीं होता। क्योंकि सिख जब आप बन गए तो आप एक अपने आप को सबके बराबर, ना ऊपर ना नीचे, आप उसको एक लेवल के ऊपर मानने पे आ गए। लेकिन आज भी वो है कि दलित सिख ये चीजें चलती हैं कहीं ना कहीं, है कि जब हम बराबरी पे पर वो ये कि जो गुरुद्वारों का कॉन्सेप्ट रहता है कि एक ही पंगत में बैठना, खाना खाना, जब आप एडवोकेट हो, आप जज जो आपको उसी लाइन में बैठना। क्योंकि हम बहुत देखते हैं कि कई बार CM वगैरह भी जाते हैं गुरुद्वारे, चाहे हरियाणा के हो चाहे पंजाब के, वो उसी लाइन में बैठे होंगे जहाँ सारे बैठे होंगे, कोई प्रेफरेंस नहीं है। तो ऐसा ही एक मतलब सिस्टमेटिक जो होता है होना चाहिए। देखिए, मैं तो एक टीचर हूँ, मैं कभी किसी जाति पाति से दबदबा नहीं हुआ। तो हम तो जाति न्यूट्रल रहते हैं, धर्म न्यूट्रल रहता है, इवन जेंडर न्यूट्रल भी रहते हैं। हमारे तो बच्चा वैसा स्टूडेंट है, हम तो अलग हैं। और दूसरा जो रिजर्वेशन या जॉब्स के अंदर, मतलब जॉब्स में है नहीं, ये एक्चुअली जरूरी पार्ट है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जो पढ़े हो स्टूडेंट, गवर्नमेंट से उनको प्रेफरेंस ज्यादा दी जाए एक बार। हमारे पास एक बड़ा पवित्र ग्रंथ है हमारे पास, जो मान लो बीइंग ए लॉ टीचर, संविधान। तो उसके अकॉर्डिंग अगर कुछ भी गलत होगा ना तो उसमें से निकल जाएगा। मैं तो संविधान का टीचर हूँ, मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को बहुत अच्छे। और जब मैं जुडिशरी की या क्लैट की देता हूँ तो मैं 2 महीने लगातार, 2.5 महीने मैं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाता हूँ। उसमें एक बहुत बड़ा चैप्टर रहता है हमारा जो राइट टू इक्वालिटी का, जो एक्चुअली इसके लिए सबसे बड़ा वर्ड है। इक्वलिटी अमंग्स इक्वल इज ए फॉर्म ऑफ इक्वालिटी, बट इक्वलिटी अमंग्स अनइक्वल इज ए फॉर्म ऑफ इनजस्टिस। अगर आप असमान लोगों में समान व्यवहार करेंगे या न्याय है, और समान लोगों में ही समानता है, तो आप मान के चलिए बहुत अच्छी पॉलिसीज है हमारी रिजर्वेशन पॉलिसी। मेरे से लोग खफा भी होते हैं इस बात पे, मैं अक्सर कहता हूँ कि भी नहीं, मैं खुद जो एक टीचर के तौर पर जब मैंने पढ़ा और मैंने समाज को बहुत नजदीक से देखा, मैं प्रिंसिपल रहा, टीचर रहा, मैंने देखे बहुत गरीब बच्चे और जाति विशेष से ही हैं, मानिए आप। हाँ, ये रियलिटी है। और रियलिटी हमारे लॉ में कहावत है, फैक्टम वैलिड, थाउजेंड्स ऑफ टेक्स्ट कैन नॉट कर्टेल द वैल्यू ऑफ वन फैक्ट। कितना मर्जी लिख दो कि हिंदू समाज में ये नहीं है, सिख समाज में ये नहीं है, मुस्लिम समाज में ये नहीं है, या ईसाई समाज में ये नहीं है तो भाई है। लिखने से कुछ नहीं होता है। फैक्ट वो लोग बोलते हैं थाउजेंड्स ऑफ टेक्स्ट कैन नॉट कर्टेल द वैल्यू ऑफ वन फैक्ट, जो है। और कहीं पे भी अगर इनजस्टिस हो रहा है, दुनिया के किसी भी कोने में अगर इनजस्टिस हो रहा है, तो वो कहीं पे भी जस्टिस हो रहा है उसके लिए थ्रेट है। ये पुरानी हमारी बड़ी मशहूर कहावतें हैं। और मैं मानता हूं कि जो रिजर्वेशन पॉलिसीज हैं थोड़ी रिफाइंड तो होनी चाहिए। सुधार हमेशा हर चीज के लिए रहता है, पर बहुत अच्छे से हमारे समाज में एक जो हमारा कमजोर वर्ग है हमारी सोसाइटी का, उसको ऊपर लाने में लगा हुआ है और बड़ी पवित्र से लगा हुआ है। ये जो रिजर्वेशन पॉलिसीज हैं, ये पवित्र कंसेप्ट है। एक गरीब आदमी की हेल्प, एक कमजोर आदमी को स्ट्रॉन्ग बनाने का प्रोसेस है। और अगर आप बहुत ध्यान से पढ़ते, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छे से डिसीजंस दिए हैं। अभी भी आप देखेंगे एक बड़ा अच्छा डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें उन्होंने क्लासिफिकेशन में भी सब क्लासिफिकेशन कर दिए। जैसे आप वर्गीकरण की बात कर रहे थे कि जो हमारा जो दलित वर्ग है वो एक जैसा नहीं है। दलित वर्ग में बहुत सारी कास्ट आती है और वो हर कास्ट अपने अपने एक जैसी नहीं है, होमोजेनियस नहीं है, एक जैसी नहीं है। इनमें अलग अलग जातियां हैं और हर जाति का अपना एक अलग सिस्टम है। जब जो एक कंफर्टेबल ग्रुप्स हैं जो सोसाइटी के, उनमें से जो अनकंफर्टेबल ग्रुप्स हैं जो सोसाइटी के, जो भी सोसाइटी कहना कि उनको कंफर्ट नहीं दे पाए उनके मुकाबले, उनको कंफर्ट देने का प्रोसेस है। जैसे एक पिता अपने बच्चों में से, उसके 4 बच्चे हैं, एक तो 18 साल का हो चुका है, एक 15 साल का है, एक 10 साल का है, एक 8 साल का है,
और एक बच्चा हो सकता है उसका कोई घर में और भी उसका भतीजा या कोई बहुत छोटा हो, हर किसी से अलग ट्रीट किया जाता है। इसको हम रीजनेबल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। और मुझे तो लगता है कि इसमें थोड़ा सुधार तो होना चाहिए, हर चीज में सुधार का गुंजाइश रहती है, परंतु कभी एक चश्मा है, हमें चश्मा पहनाया जाता है पॉलिटिक्स के द्वारा कि ये चीज अच्छी है बुरी है। ये चीज बिल्कुल भी बुरी नहीं है। समाज के हर वर्ग को आगे आना ही होगा, क्योंकि हमारे यहाँ आजकल क्या एक नया ट्रेंड चल रहा है कि जिसके पास थोड़ा सा पैसा है, जिसके पास थोड़ा सा भी फिट पैसों में कंफर्टेबल है, वो बंदा बाहर जा रहा है, विदेश जा रहा है। जो इंटेलिजेंट, हमारे यहाँ दो चीजें बहुत जबरदस्त रूप से ड्रेन हो रही हैं। एक तो ब्रेन ड्रेन, इंटेलिजेंट लोग जा रहे हैं, एक जो फिजिकली रूप से बड़े कंफर्टेबल हैं अपने सब इसी देश को देने के लिए, वो भी कहाँ जा रहा है, बाहर जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी जो देश है, शिक्षा प्रणाली ऐसी होनी चाहिए कि हमारे यहाँ हमारा दिमाग रुके और हमारे देश में सब मिलके हम जितने भी हमारे धर्म, जाति, वर्ग हैं, वो सब के सब एक साथ आगे बढ़े। मैं टीचर के तौर पर तो मैंने कहा मैं अपना काम बड़े पवित्रता से करता हूँ और किसी भी तरीके का प्रिजुडिस तो मैं दिमाग में रखता ही नहीं हूँ कि भाई इस तरह से रहेगा। सबका साथ, सबका विकास। या कोई टीचिंग करियर है या लो करियर है, तो कभी ऐसा मन में है कि यार लो में नहीं आना चाहिए था, या फिर ये नहीं है, कभी ऐसा लगा हो आपको थ्रू आउट, कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो एक आधा? मुझे नहीं लगा कि मैं, देखो मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ, मुझे तो वेरी फर्स्ट डे ही एक बहुत अच्छी सेंस आने लगे थे, बहुत अच्छे फीलिंग आनी शुरू हो गई थी जब मैंने इस लाइन में मेरे मेरे पिताजी श्री मोहनलाल जी शर्मा जी ने मुझे और मेरे ताऊ जी श्री जनकराज जी शर्मा जी ने मुझे बहुत अच्छे से समझाया कि बेटा आपको लो करनी चाहिए। मैं थोड़ा सा रिलेक्टेंट था कि भी मैं नहीं करूँगा ये जॉइन फील्ड, तो लेकिन मेरे पिताजी और मेरे ताऊ जी ने मुझे कहा कि भाई आपको इस लाइन में आना चाहिए और आपको करना ही है। यू है ना, यूं डिक्टेटरशिप कई बार अच्छी होती है, तो उन्होंने मुझे कहा बेटा तूने करना ही है। और मेरे बड़े भाई साहब जो मेरे ताऊ जी के बेटे हैं, एडवोकेट हैं, रवि जी, उन्होंने मेरा एडमिशन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में करवाया। मैंने बहुत अच्छे से फिर उस लाइन को पढ़ा और जब जैसे ही मैंने पहले दिन मेरा एडमिशन लिया, मुझे अच्छी सी वेव्स आनी शुरू हुई कि बहुत अच्छा है। और फिर मैं एडवोकेसी में गया। एडवोकेसी में कुछ मेरे को कुछ बिटर एक्सपीरियंसेस हुए। मुझे लगा कि कुछ लोग इनकैपेबल हैं, अयोग्य हैं, और वो योग्य लोगों के लिए ही स्पेस को लिए हुए हैं। तो मुझे लगा कि नहीं, थोड़ा सा कई बार करप्शन से भी मैं थोड़ा सा परेशान रहता था। जो चीजें वो मैं अपनी एडवोकेसी से परेशान नहीं था, लोगों की मेंटलिटी, और चाहे आप किसी भी पोस्ट पे हो, चाहे नीचे से लेके ऊपर तक की पोस्ट पे हो, चाहे आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप अपने काम को बहुत अच्छे से कीजिए। लोग अपने अच्छे से नहीं कर रहे, वो पैसे को ही प्रायोरिटी लेके चलते हैं, और पैसा तो आना ही है। आप कोई भी काम को, मुझे नहीं लगता कि ईश्वर देता है पैसे, या मान लो आपकी जो प्रोस्पेरिटी, आपको मन की शांति, आपके घर की समृद्धि, कोई आप किसी गलत काम से नहीं कमा सकते। आपको हमेशा ईश्वर पे ही, ईश्वर ही है देने वाला। मान लो मुझे तो ईश्वर पे पूरा विश्वास है, मैं साथ लेके बैठा हूँ, अभी ईश्वर के साथ ही बैठे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कभी कुछ गलत काम करने की आवश्यकता रहती है। और जब मैं टीचर बना तो मुझे बहुत अच्छे वेज थे, हाँ मुझे आए, जो आपने कहा। जब मैं जज बनने के लिए गया तो मेरे दोस्त जो एक दो जज अपॉइंट हुए, मैंने उनसे बात की, मुझे लगा नहीं मुझे जज नहीं बनना। जब मैं प्रोफेसर बना तो मुझे मैं जिस कॉलेज में जॉब कर रहा था, तो धीरे धीरे मुझे लगने लगा मुझे जॉब नहीं करनी। जब मैं प्रिंसिपल रहा तो मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छी संस्थाओं के पास मैंने जॉब की, बहुत अच्छे लोग थे मेरे साथ, लेकिन फिर मुझे लगा कि मुझे ये जॉब नहीं करनी। मैं फिर खींचा हुआ किस तरफ चला आया, टीचिंग की तरफ चला आया। और मैंने जब टीचिंग की तो लोग कहते हैं पैसे के लिए आप जा रहे हो। मैं क्या, नहीं, मैं इंडिया में सबसे कम फीस रखूंगा, और जो आज भी मैं पढ़ाता हूँ तो पैसे को देखो, नो पैसे जरूरत है हमारे यहाँ, बोला जाता है बहुत जरूरी है एजुकेशन के लिए। लेकिन मैं बिल्कुल किसी की तरीके से ये नहीं कहता कि भी हम फ्री में कराते हैं, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ हम सबसे कम में कराता है कि और देने वाला ईश्वर है। और जो बच्चा आए, कभी भी किसी बच्चे को हम गलत ट्रीट नहीं करते। किसी बच्चे को आना है, पढ़ें, अगर उनका पढ़ने का मन है तो उनको बेस्ट मोरालिटी के साथ हम शिक्षा देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि शिक्षा चाहे आप 10% कम दे दो, मोरालिटी में एक पैसा भी कम नहीं होना चाहिए कोई भी। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगर हम जज बना रहे हैं, अगर हम IAS ऑफिसर बना रहे हैं, अगर हम एडवोकेट्स बना रहे हैं, अगर हम इंजीनियर्स बना रहे हैं, अगर हम CA बना रहे हैं, उनमें मोरालिटी नहीं दे रहे, तो हम, मुझे तो लगता है हम वेपन्स तैयार कर रहे हैं सोसाइटी के लिए। वो सोसाइटी इंटेलिजेंट, ऊपर से करप्ट, वो तो देश का बहुत बुरा नुकसान करेगा है। तो मुझे लगता है कि बीइंग ए टीचर, मुझे तो अच्छा ही लगा हमेशा। मैं अपने कैरियर से हमेशा सेटिस्फाइड हूँ, और ईश्वर ने मुझे, जो कहते हैं ना,
कि हम जिसके काबिल नहीं थे, ईश्वर ने हमें वो भी दिया। एलएलबी की जो ट्रेनिंग है उसके अकॉर्डिंग आप क्या मानते हैं कि स्टूडेंट के अंदर क्या ज्यादा जो मतलब उसको ध्यान देना चाहिए, एकेडमिक या प्रैक्टिस स्किल जो है, मतलब क्या जरूरी है, पढ़ाई या फिर जो है कि एडवोकेसी के लिए प्रैक्टिकुलरली जो वकालत करनी है उसको, तो वकालत करने के लिए देखो, आपको मैंने आपको कहा कि 2 स्किल्स 3 स्किल्स बहुत काम की रहते हैं। एक तो ड्राफ्टिंग आपको आना चाहिए, कि कोई आपको शिकायत आपके पास लेके आया, आपके पास टाइपिस्ट उस वक्त नहीं भी है, तो आप उसको खुद डील कर पाएं। ड्राफ्टिंग बेसिक स्किल होती है, प्लीडिंग बोलते हैं जिसको हम, ड्राफ्टिंग प्लीडिंग बेसिक स्किल्स होती है। सेकंड, आपको हाउ टू रिप्रेजेंट योर केस बिफोर कोर्ट और हाउ टू रिप्रेजेंट योरसेल्फ बिफोर योर कोलीग्स, ये बहुत मेन चीज है कि आप अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बीइंग एन एडवोकेट। थर्ड, आपका केस स्टडी, आप अपने केस के बारे में आपको बहुत ज्यादा स्टडी करनी पड़ती है। रिसर्चर जो बेसिक क्वालिटी रहती है, का एडवोकेट एक रिसर्चर होता है, क्योंकि मैं आपको, लोग अक्सर कहते हैं कि एडवोकेट एक लाइन में चला गया वही केस डील कर रहा है, लेकिन मेरा पर्सनली मानना है कोई केस एक दूसरे की तरह नहीं होता। हर केस की अपनी अपनी बेसिक फैक्ट्स होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। और अगर एक ही जैसा सब कुछ होता तो सब कुछ मोनोटोनियस नहीं हो जाता, सब कुछ एक जैसा हो जाता, सब कुछ गड़बड़ हो जाती। हर केस की अपनी सेंस है, वकील को देखना पड़ता है, उसको डील करना पड़ता है। और एडवोकेसी में मैंने आपको बताया, उसको एक बहुत अच्छा वक्ता होना चाहिए, एक बहुत अच्छा उसको ड्राफ्टिंग प्लीडिंग आनी चाहिए उसको, और बहुत अच्छा सोसाइटी रिकॉग्नाइज करे। अब जैसे मान लो एडवोकेट के तौर पर आप अजीब से कपड़े पहनते घूमते रहेंगे, नहीं होगा। आपको वेल ड्रेसअप बहुत जरूरी है। एडवोकेट के तौर पर आपको बहुत अच्छे से आपको कपड़े पहनने होंगे, फॉर्मल, आपको कैजुअल ड्रेसिंग से थोड़ा दूर रहना होगा, एक फॉर्मल अटायरशिप की तरफ आपका आना होगा। आपका ऑफिस और आपका जो ओरा है वो होना चाहिए रिप्रेजेंट। हम एडवोकेसी का मतलब ही क्या है, दूसरे व्यक्ति को, जो अपने लिए नहीं बोल सकता, उसके अधिकारों के लिए लड़ना। तो एडवोकेसी में सबसे बेसिक आप 3 चीजें गिन सकते हो। द फर्स्ट वन, द ड्राफ्टिंग एंड प्लीडिंग, फिर आपका बहुत अच्छा वक्ता होना, तीसरा अपने काम के लिए डेडिकेटेड होना, कि आप बहुत डेडिकेशन से काम करें, और रिसर्चर और अपने केस की स्टडी। ये चारों चीजें के साथ अगर आप हैं तो मुझे आप एडवोकेट एडवोकेट बन जाते हैं। बहुत अच्छे, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से एडवोकेसी कर रहे हैं। ये भी एक मिसकंसेप्शन है लोगों में कि बहुत टाइम लगता है प्रैक्टिस सेट होने में। ऐसा नहीं है, 2 4 5 साल हर काम सेट होने में लगते हैं। चाहे आप एक सिंपल दुकानदारी कर लो, आप चाहे आप एक डिपार्टमेंटल स्टोर कर लें, चाहे आप एक शू बिजनेस कर लें, चाहे आप शर्ट बिजनेस कर लें, शूटिंग शर्टिंग बिजनेस कर लें, किसी भी तरीके का कर लें, आपको 2 4 5 साल तो सोसाइटी में आपका प्रोडक्ट है तो वो बिकेगा ही बिकेगा। अगर वैसे ही अगर हमारी एडवोकेसी में आपकी अच्छी सर्विसेज हैं तो आपको लिटिगेशन मिलेंगे और आप सोसाइटी की बहुत अच्छे से सेवा कर पाएंगे। और जज के अंदर ही क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, जैसे हमने एडवोकेट की तो बता दी। जजेस के तौर पे आप देखिए, सबसे पहले आपके पास जो सबसे मेन चीज होती है वो होती है कि वो प्रेजुडिस नहीं होना चाहिए, वो किस पूर्व निर्धारित करके ना चले। जैसे हम सोचते हैं, जैसे भी आपने कहा कि भाई ये मीडिया ट्रायल से कभी भी उसको प्रभावित नहीं होना चाहिए, क्योंकि तो मीडिया बहुत हैवी है बहुत ज्यादा हैवी है, लोगों के वो सही और गलत में डिसीजन नहीं करने देता, वो एक पर्सपेक्टिव है जो थोपता है। लेकिन जज के तौर पर आप एक जज, ईश्वर का एक रूप है किंग, हमारे धर्मशास्त्रों के माय लॉर्ड बोलते हैं। ईश्वर का एक रूप है किंग। फिर किंग के 3 डिवाइडेशन हुए, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो भगवान का ही एक अंश क्या है कि हम लोग कहते हैं भगवान तेरे को सजा देगा, और वही काम किसके लिए आता है, आपके लिए जज आता है, वो सजा देने आता है। तो एक ईश्वरीय काम कर रहे हैं आप। तो उस वक्त आपको सबसे पहले देखना होगा, किसी केस को आपने फॉर ग्रांटेड नहीं लेना होता कि हम थक गए हैं। थकना एक जन सेवक के लिए अलाउड नहीं होता, जो जनता की सेवा में निकला है उसको थकना अलाउड नहीं होता। हम भी दिन में 5-5 6 बैच लेते हैं, तो 5-5 6 छठे बैच वाला भी मुझसे एक्सपेक्ट करता है कि मुझे फर्स्ट बैच जैसी ही एनर्जी वाला टीचर चाहिए। ऐसे ही अगर आप दिन में 20-30 केसेस जज ने देख लिए हैं तो 30वें केस पे भी उतनी एनर्जी रखनी पड़ती है। और आपको बहुत अच्छे से, मैंने कहा कि आप पवित्रता से डेडिकेटेड होकर सर्विस वाइज देते हैं, तो जजेस एक बड़ी मेहनत के बाद बना जाता है। बहुत मेहनत करने पड़ता है बच्चे को, एक स्टूडेंट को, उसके बाद वो बनता है। मेहनती तो होता ही है, जो मेहनती नहीं है वो जज बन ही नहीं सकता। तो मेहनत के बाद अगर वो डेडिकेशन से, जितनी भी क्वालिटीज होती हैं जज में, वो पहले ही असेस कर चुके होते हैं। प्री, मेंस और इंटरव्यू में जो जजेस होते हैं बहुत अच्छे से उसको जज कर चुके होते हैं। वो एक ऑलरेडी परफेक्ट पर्सनैलिटी ही इतना बड़ा कंपटीशन क्लियर करके अपने मंजिलों तक पहुंचता है। उसके बाद के जो गुण हैं
वो आमतौर पर उसको करप्शन से दूर रहना चाहिए। सरकार इतनी सैलरीज और इतने पर्क्स देती हैं कि उसके बाद वो उसको किसी और की जरूरत नहीं है। सेकेंडली, उसको पावर जो दूसरे डायनामिक्स हैं उनसे प्रभावित नहीं होना है, जैसे लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। उसको अपना एक लिमिटेड रूप से जुडिशियल कैनन्स बोलते हैं हम, जुडिशियल कैनन्स को उनको फॉलो अप करना होता है कि ज्यादातर लोगों, जैसे एथिक्स बोलते हो, हम कैनन्स बोलते हैं, जुडिशियल कैनन्स हैं, उनको फॉलो करना होता है कि आमतौर पर जनता के साथ ज्यादा मिले नहीं, क्योंकि भगवान जनता से ज्यादा नहीं मिलते। एडवर्ट जज के तौर पर आपको अलग बैठना होता है। क्यों? कहीं ना कहीं अगर आप किसी के साथ मिलोगे तो बायसनेस आ जाएगी। तो बायसनेस सबसे जरूरी है कि बायस ना हो आप, और न्याय के लिए न्याय हो। और बाकी तो जजेस जो काम होते हैं बड़े परफेक्ट होते हैं, ऐसी बात नहीं है, बड़े अपने फाइल्स को बहुत तरीके से देखते हैं। तो एक जुडिशरी ने बहुत अच्छे से देश को संभाला हुआ है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, लोअर जुडिशरी है, थोड़ा डिलेड है, बट आपको जस्टिस डिनाई नहीं करते हैं, जस्टिस आपको अल्टीमेटली मिलता ही है। डिले भी इस वजह से नहीं है, कई बार लोग, मैं देखो आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, लोग कहते हैं कि हमारा लॉ इस तरह से है कि न्याय देरी से मिलता है, परंतु ऐसा नहीं है। अब यहाँ से हम सिरसा में हम हैं इस वक्त, हम इस वक्त मिनी सेक्रेटरीट में हैं, इस वक्त बैठे हैं, और यहाँ से हम जब हमें अपने, मान लो अपने शहर का मेन बाजार है, मान लो चांदनी चौक है, हमें वहां तक जाना है सुबह सुबह, तो मैं अक्सर जाता हूँ, 4 या 5 मिनट में पहुंच जाते हैं जब सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग 5 से। अब बताइए, आप ही बताइए कितना टाइम लगेगा? व्हीकल्स पे हाँ, मान लो कार पे है, आपको कितना टाइम लगेगा? 15 मिनट, अगर थोड़ा रश हुआ तो आधा घंटा, पूरा घंटा, किसी नेता की रैली हुई तो मुश्किल ही है। मुश्किल क्या था? उसी तरीके से हमारे यहाँ जुडिशरी में क्या है कि हमारे यहाँ लिखा हुआ है कि जितना एज सुन एज पॉसिबल केस को खत्म कीजिए, और सारी प्रोसीजर हैं, ड्यू प्रोसीजर है, वो ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, बट केस लो इतने ज्यादा है, ट्रैफिक इतना ज्यादा है, कानून की वजह से देरी नहीं हो रही है, ट्रैफिक की वजह से देरी हो रही है, कि नंबर ऑफ केसेस इतने ज्यादा हैं जिसकी वजह से देरी रहती है। मुझे नहीं लगता है कि कानून में कोई कमी है, कानून तो अपना ड्यू प्रोसेस तो लेगा, क्योंकि उसको जो जस्टिस देना है, जितने उसके फिल्टर्स हैं, जितने उसका जो सेट स्टैंडर्ड्स हैं, अगर वो नहीं फॉलो करेंगे तो न्याय होगा लोगों से। लेकिन इतना भी टाइम नहीं लगता है, बट जो नंबर ऑफ केसेस और नंबर ऑफ जजेस हैं उसमें बहुत डिस्प्रोपोर्शनेट है, और वो प्रोपोर्शनेट जो है वो थोड़ा मेंटेन करने वाला है। बाकी मुझे नहीं लगता है कि कानून में कोई कमी है। बीइंग ए लॉ टीचर, अगर 100 गुनहगार छूट जाए पर एक बेगुनाह को सजा नहीं मिले, हाँ, अब ये कारण हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, thousands of culprit left to be unpunished, but one innocent should not be punished। ये एक हमारा बेसिक प्रिंसिपल है कि एक मासूम को सजा नहीं होनी चाहिए। कुछ सुनने वाले कहेंगे मासूम को ही सजा होती है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बाकी क्या होता है कि देखो, इंसान गलतियों का पुतला है, गलतियां होती हैं, लेकिन एक सेट स्टैंडर्ड में से जो हमारा, अगर कोई गलत काम ही कर रहा है, अगर एक बैड पर्सन इन पोजीशन है, अगर एक गलत आदमी जज है, एक गलत आदमी एडवोकेट है, एक गलत आदमी ही बीच में मीडियोकर भी गलत है, एक पार्टी भी गलत है, उसमें किसी को न्याय हो जाए, कानून किसी के साथ अन्याय नहीं करता। गलत लोग गलत आदमी के साथ गलत करता है, कानून हमारा कभी किसी के साथ गलत नहीं कर सकता। टीचिंग है, टीचिंग तो बड़ा पायस है, लेकिन कुछ टीचर गलत होते हैं ना, वो टीचिंग गलत नहीं है, उसमें गलत आदमी आके सीट पे बैठ जाए, वो गलत करवा सकता है। बाकी हमारे इतने रिफाइंड प्रोसेस हैं, अब जो नए कानून बने हैं रिफाइंड प्रोसेस है। बाकी ये भी नहीं है, सुधार की गुंजाइश हर जगह रहती है, अमेंडमेंट्स तो होती रहेंगी, आगे भी होंगी, 100 साल बाद भी होंगी। एक नया जो भी कहते थे, एक हस्बैंड ने सुसाइड की थी, आपने में भी सोशल मीडिया पे काफी वायरल होगा, या आपने देखा होगा या पढ़ा भी होगा उसके रिगार्डिंग। कहीं ना कहीं लोगों के मन रहा है कि अब ये जो हस्बैंड वाइफ वाली केसेस है, इसके अंदर भी थोड़ा सा सुधार होना चाहिए, कुछ ना कुछ चेंजेबिलिटी आनी चाहिए, बिकॉज एक प्रेशर हमेशा जो है हस्बैंड वाइफ के केसेस में मैन पे ही रहता है। मैं ये नहीं कहता कि लोगों के मतलब फीमेल्स के साथ अत्याचार नहीं होते हैं, और अच्छा कानून सिस्टम है कि काफी ऊपर उठाया है आज के टाइम में फीमेल्स को, क्योंकि अगर ये कानून ही ना होता तो शायद बहुत मुश्किल हो जाती भारत जैसे देश के अंदर, जहाँ पर महिलाओं को सिर्फ ये होता था कि ग्रैनी के रूप में देखा जाता कि घर पे काम ही करें, लेकिन कानून ने कहीं ना कहीं उनको अप किया। लेकिन फिर भी जो ये हस्बैंड वाइफ वाले केसेस रहते हैं, इसमें हमेशा ज्यादा जो बर्डन है वो हस्बैंड पर ही रहता है, एलमनी को लेकर हो जाए या मेंटेनेंस को लेकर हो जाए, ये सारी चीजें, इसको आप कैसे देखते हैं? देखो, हमारी पितृसत्तात्मक हमारे सामाजिक सिस्टम सेट है, और उसमें हमेशा एक फीमेल दूसरे घर में जाती है, और फीमेल्स को प्रोटेक्शन देना जरूरी होता है, क्योंकि देखो बहुत गलत हुआ एक सदियों में, अगर आप देखेंगे सबसे ज्यादा अगर हमने किसी के साथ अन्याय किया है ना, तो विमेन के साथ ही किया। आप देखना, अपनी मम्मा को देखना, अपनी सिस्टर्स को देखना, मैं भी अपने देखे, हम अपने पूरे परिवारों को देखें, जो प्रिविलेजेस एक मेल को प्राप्त हैं चाइल्ड को,
वो फीमेल चाइल्ड को प्राप्त नहीं है। सोसाइटी भी नहीं निकलने देती, कभी हम सुरक्षा के नाम पे, कभी बहुत कुछ चीजों के नाम पे उनको रोक के रखते हैं। उनको वो स्टडी और वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, आमतौर पर मिलती हैं, आजकल माता पिता विजिलेंट हैं, दे रहे हैं, बट उतनी नहीं मिल पाती जितनी एक मेल बच्चे को मिलती है। और हमारा जो लॉ है हमेशा वीकर सेक्शन की प्रोटेक्शन में ही बहुत ज्यादा हम स्पेशल राइट्स देते हैं, चाहे लेबर और कैपिटल की लड़ाई हो, चाहे एक आप टेनेंट और लैंडलॉर्ड की लड़ाई हो, चाहे एक मेल और फीमेल के राइट्स हों, चाहे एक कमजोर वर्ग है जो हमारे जातिगत मैटर्स में जो कमजोर वर्ग है वो हो, और एक स्ट्रॉन्ग वर्ग हो, हमेशा लोग किसकी प्रोटेक्शन में आएगा? मेंटेनिंग करने के लिए जो एक पावर बैलेंस है, जो पावर डायनेमिक्स है, उनको बैलेंस करने के लिए हमेशा किसकी प्रोटेक्शन में आना पड़ेगा? आपको कमजोर की प्रोटेक्शन में आना पड़ेगा। तो कानून फीमेल के पक्ष में तो है और बनाने भी जरूरी है, क्योंकि एक बहुत बड़ा वर्ग है, हम एक आधे मैटर के कारण लेकिन हजारों में से एक केस पर हम डिपेंड नहीं तो आप उसकी उपयोगिता पे प्रश्न नहीं उठा सकते हैं। उपयोगिता बहुत जरूरी है। हमारी भी, आपकी भी परिवार की बच्चियां दूसरे घरों में जाती हैं और भगवान उनको बहुत अच्छा वर देता है, लेकिन बहुत बार भाग्य इतना साथ नहीं देता। कुछ अलग तरह की फैमिलीज में वो चली जाती हैं जो ग्रीडी होते हैं। ग्रीडी लोगों से बचाने के लिए और ये कानून जरूरी है। और मिसयूज तो देखो, मेरी जेब में भी ये पेन है, ये क्या काम करता है सर? लिसनिंग है, ये क्या मैं आपको छुपा नहीं सकता, लगा सकते ना? किसी भी चीज का एक प्यारा सा पेन है छोटा सा, इसका भी मिसयूज हो सकता है। कानून तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग चीज है। अलग तरह के लोग किसी भी चीज का मिसयूज करते हैं। मोबाइल क्या आजकल जो हमारा युवा वर्ग या जो हमारा लोग भी हैं, क्या वो यूज कर रहे हैं जो होना चाहिए? इसका मिसयूज हो रहा है ना सर? मिसयूज है। तो मिसयूज तो किसी भी चीज का हो सकता है। किसी के मिसयूज होने से उसकी यूटिलिटी पे प्रश्न उठाना मुझे नहीं लगता कि पढ़े लिखे वर्ग को शोभा देता है। एक्चुअली हम एक पर्सपेक्टिव बनाते हैं कि ये सही है, ये गलत है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि फीमेल्स को आज भी प्रोटेक्शन की जरूरत है, कल भी थी, और मुझे लगता है निकट भविष्य में भी रहेगी। तो आप उसको कमजोर करोगे तो आप एक 50% पॉपुलेशन को खतरे में ले आएंगे। मुझे तो लगता है कि ये कानून जरूरी है, लेकिन जैसे आपने केस बताया, गलत लोग सही चीजों का भी गलत उपयोग करते हैं। आपने मान लो घर पे आपने भोजन है, पानी का एक गिलास है, वो आप अपने पीने के लिए बना है, अगर आप उसको किसी के मुंह पे मारोगे तो वो वेपन है। तो ये कानून तो हमारे सोसाइटी के कमजोरी को दूर करने के लिए है, लेकिन कुछ लोग इसका मिसयूज करते हैं। और एक बात, सबसे इसी बात को मैं ऐड करना चाहूंगा इस बात के साथ कि एक यूटिलिटी इफेक्ट नहीं होती रॉन्गफुल यूज से। अगर आप उसका यूज ज्यादा है कि आप प्लेजर पेन थ्योरी है, हमारी लॉ की फेमस थ्योरी है, तो पेन कम है, इसे प्लेजर ज्यादा है, इसे सोसाइटी की सर्विसेज ज्यादा रहते हैं। और बहुत बच्चियां हैं जो इस लॉ के द्वारा प्रोटेक्टेड है, उनको हम यहाँ से हटा नहीं सकते किसी एक या दो परिवारों के इसके मिसयूज की वजह। जब आपके पास स्टूडेंट्स आते हैं, न्यूट्रली आप उनको सबसे ज्यादा मतलब क्या राय देते हैं? जज बनने की, एडवोकेट बनने की, या लीगल एडवाइजर बनने की? आपको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा आपके अकॉर्डिंग ये आप कहते हैं कि मेरी पर्सनल एडवाइस तो ये रहेगी इन तीनों के अंदर? एक्चुअली बच्चे जितने भी आते हैं वो प्री डिटरमाइंड आता है, जज पहले डिसाइडेड आता है। मैंने कहा हर दूसरा बच्चा, एक्चुअली मेरी एकेडमी या मान लो मेरा जो प्रोफाइल देख के, वो पीछे रिजल्ट्स देख के बच्चों की आमतौर पर वो जज बनने ही आते हैं। तो लेकिन मेरे पास ज्यादा बच्चे जो आ रहे हैं, मैं उसके अकॉर्डिंग एक पूरा नहीं बता सकता, लेकिन ज्यादातर बच्चे हमारी फील्ड में, जितनी बच्चियां आ रही हैं पार्टिकुलरली, ज्यादातर बच्चियां लिटिगेशन के लिए कम आ रही हैं। जजेस और जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर या फिर बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर कॉर्पोरेट लॉयर बनने के लिए ज्यादा आ रहे हैं। जो बेसिक हमारा कोर्ट सिस्टम है, कोर्ट सिस्टम को अडॉप्ट करने में बच्चियां थोड़े से रिलेक्टेंस पाई जाती है कि हम एडवोकेसी की जगह किसी गवर्नमेंट जॉब को उसको ज्यादा चुने, लेकिन नहीं है। एडवोकेसी तो एक सबसे डायनामिक और सबसे शानदार फील्ड है, लेकिन मेहनत मांगती है। तो जब भी स्टूडेंट को इंटर्नशिप चूज करनी होती है तो आप क्या राय देते हैं कि किस तरह से वो एक अच्छा जो है जिसके बाद एडवोकेट के पास जाकर इंटर्नशिप करे? क्या आप उनको बताते हैं कि ये ध्यान रखना, अगर किसी के पास जाना है, सीखना है, उसके अंदर ये क्वालिटीज हो? इंटर्नशिप के लिए जाते हो तो सबसे पहले आप चुनिए कि जिस ऑफिस, जिस चैम्बर में बहुत ज्यादा काम है, जिस फर्म में सबसे ज्यादा काम है, और जहाँ वर्क कल्चर है जो आपको पॉजिटिवनेस दे, जहाँ पे, क्योंकि हर तरह के लोग मिलेंगे। कोर्ट हर तरह के लोगों का मिश्रण है। कुछ कामयाब लोग हैं, कुछ नाकामयाब लोग हैं। हमेशा कामयाब चैम्बर्स में ही जाके, कामयाब जो एडवोकेट्स हैं जहाँ पे बहुत अच्छा वर्क कल्चर है, सबसे पहले आप जाके असेस करें, कोर्ट जाएं या फिर अपने
जिस भी किसकी अब किसी नॉन के थ्रू जाएं तो ये मत जाएं कि नॉन है उसके पास जा रहे हैं। आप देखिए कि उसके चैम्बर में वर्क कल्चर कैसा है। वर्क कल्चर अगर अच्छा होगा और सीखने के लिए ज़्यादा है, ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग, जब एडवोकेट कैसे कर रहे हैं, तो कोर्ट विजिट हर एलएलबी की जो सिलेबस है उसका एक मैंडेटरी पार्ट है। 15 डेज हर सेमेस्टर में उसको मैंडेटरी रहता है कि वो कोर्ट विजिट करे। तो कोर्ट विजिट के दौरान, इंटर्नशिप के दौरान उसको हमेशा चेक करना होगा कि वर्क कल्चर क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू मी वर्क इज वर्शिप। हर वक्त आप काम को पूजा की तरह ही कीजिए और देखिए कि कौन सा चैम्बर है जो आपको अच्छे से शिक्षा दे पाएगा, क्योंकि सीनियर है वो आपको, सीनियर के पास तो 8-8, 10-10, 15-15 जूनियर्स रहते हैं अच्छे सीनियर के पास। तो लेकिन वो जूनियर हर किसी को अपने हर जूनियर को ज्ञान नहीं देता। टीचर से ज्ञान लेने के लिए भी एक अच्छा अर्जुन बनना जरूरी है। द्रोणाचार्य के पास लगभग 106 स्टूडेंट थे, 100 कौरव, 5 पांडव, एक उनका बेटा अश्वत्थामा। तो लेकिन अर्जुन तो एक ही था ना। जो विद्या कौन लेके गया उनसे अर्जुन, वो कोई हर कोई नहीं ले पाया। तो इसी तरीके से अगर आप किसी सीनियर के पास अगर आप जा रहे हैं तो आप बड़े ध्यान से देखिए कि वहाँ का वर्क कल्चर कैसा है, फाइल कैसे कर रहे हैं वो केसेस को, उस दौरान क्या जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है उसमें उन्होंने क्या क्या लगाया है, उन्होंने केस कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, केस कैसे फाइल हो रहा है, कौन सी वेबसाइट्स हैं, कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो उस पे काम किया जा रहा है। आजकल सबसे अच्छा मैं एक बच्चों को राय करना चाहूंगा कि कुछ हमारे बच्चे बड़े अच्छे सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, एससीसी, मनुपात्रा, इस तरह के बहुत तरह के आपके ना सॉफ्टवेयर्स आ चुके हैं। उन सॉफ्टवेयर्स को डील करें, सबके सब केसेस उसमें हैं, सबके सब उसमें आपके ओल्ड केसेस हैं, आपका पढ़ना, केस स्टडीज, आपको बहुत अच्छा रिसर्च करके किसी भी टॉपिक पे जानने के लिए आपको ये सॉफ्टवेयर्स की स्टडी बहुत जरूरी है। आप जब भी किसी फर्म में जाएं, जब भी किसी चैम्बर में जाएं तो देखिए कि वहाँ आजकल साइबर एफी जो प्रोफिशिएंसी कितनी है उनमें, साइबर प्रोफिशिएंट बने, क्योंकि आने वाला जमाना मुझे लगता है कि जो साइबर एडवोकेसी का रहेगा और पेपरलेस हो जाएगा आने वाले 5 या 10 सालों में सब। तो अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो आप पेपरलेस जो हमारा आगे जमाना आने वाला है 10 या 12 या 15 कुछ भी लो, जल्दी आ जाएगा, 5 सालों या 10 सालों में आ जाएगा। उसके लिए प्रिपेयर खुद को कर लेंगे तो लोगों से आगे पाएंगे। ये आगे आप कह रहे हैं कि ज़माना चेंज होगा, सारी चीज़ें चेंज होंगी, लेकिन जब भी हम एज ए स्टूडेंट, हर स्टूडेंट की जो मेमोरी पावर होती है वो सेम नहीं होती है। कोई जल्दी से याद कर पाता, कोई नहीं कर पाता। आपके पास भी कुछ ऐसे स्टूडेंट तो होते होंगे जिनकी मेमोरी पावर, वो पढ़ना चाहते हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन वो याद नहीं रख पाते चीज़ों को। तो उनको आप कैसे डील करते हैं ऐसे स्टूडेंट्स को जिनकी मेमोरी पावर ज़्यादा पावरफुल नहीं होती बाकी स्टूडेंट्स के मुकाबले? नहीं, ऐसा नहीं होता है कि मेमोरी उनकी पावरफुल नहीं होती। मुझे तो आज तक कोई बच्चा नहीं मिला ऐसा जिसकी मेमोरी पावरफुल ना हो, लेकिन वो पढ़ाई को मेमोरी में नहीं रखना चाहता। उसकी जो वो उसको याद नहीं रखना चाहता। सबसे ज्यादा 2 चीज जो एक साइकोलॉजिकल रूप से हम देखें, 2 चीजें हम हमेशा याद रखते हैं। एक तो रास्ता, हुँ, रास्ता हमारा दिमाग हमेशा कहाँ डालता है, आपको परमानेंटली डालता है। दूसरा लैंग्वेज, छोटा बच्चा एक लैंग्वेज जो उसके आसपास बोली जा रही है वो बहुत अच्छे से कैच करता है, उसको परमानेंट मेमोरी में डाल देता है। कुछ शब्द ऐसे होंगे जो आपने 20 साल से यूज ना किए हों, लेकिन आप उसको पर्टिकुलर मौके पे यूज करते हैं, 10 साल 5-5 साल बाद भी यूज करते हैं। एक तो होता है वोकैबुलरी, एक होता है रास्ता। ये दोनों हम हमेशा परमानेंट मेमोरी में डालते हैं। और बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो पढ़ाई को लास्ट डे पे करते हैं और फिर उसको डिलीट करते हैं, फिर अगला पेपर की तैयारी करते हैं, वहीं से सब कुछ बिगड़ जाता है। और मेमोरी, मुझे तो नहीं लगा कि कोई कोई अगर उसको कोई मानसिक बीमारी नहीं है किसी को, तो मेमोरी मुझे तो नहीं मिला कभी कोई कि इसकी मेमोरी वीक है। वो उसको हर चीज याद रहती है, पढ़ाई नहीं याद हो पा रही, यानी कि वो डेडिकेटेड नहीं है, वो कंसंट्रेट नहीं कर रहा। अगर आप कंसंट्रेट करोगे तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी बच्चा ऐसा है जो ठीक है मेंटल रूप से फिट हो और उसकी मेमोरी ना हो। मुझे तो मिला नहीं। मैं मेरे एज ए स्टूडेंट एक्सपीरियंस की बात करूँ, जब स्कूल टाइम में होता था चीज़ों को हमारे ज़्यादा कोशिश की याद रखना। मेरे को स्कूल टाइम में बस ये होता था कि याद थी चीज़ें, उनका क्या यूज़ होना है, क्या है, वो क्योंकि अब मैं वो सब भूल चुका। लेकिन एक अच्छी जो कह सकते हैं कि चीज़ों को सीखने की पावर है, जब मैंने थिएटर किया, क्योंकि थिएटर एक ऐसी चीज़ है जो आपको काफ़ी कुछ सिखा देती है। पहले तो वो सीखना सिखा देती है, किससे सीखना है, क्या सीखना है, क्यों सीखना है। ये काफ़ी चीज़ें जो है, आपका एक पूरा माइंडसेट जो है मेरा चेंज हो गया थिएटर के बाद। तो मैं सोचता हूँ कि अब मैंने वो जो चीज़ें पढ़ी, वो कहाँ काम आती है, क्यों काम आती है, क्यों पढ़ना ज़रूरी था। पर मेरे तो एज ए स्टूडेंट अगर ये चीज़ें उनको पहले ही सिखा दी जाए तो वो ज़्यादा बेटर रहती है। बिकॉज एक टाइम बाद वो जब एक कह सकते हैं +2 के बाद आते हैं, बाहर की दुनिया देखते हैं, तो वो सोचते हैं यार कि यार अलग ही हो गया। और आजकल तो कई ऐसे देखते हैं कि बिल्कुल स्टडी कर ली, लेकिन उनके बाद समझ में आता है कि यार अब स्टडी को काश हमने और अच्छे तरीके से किया होता।
कि एक हमने नंबर के लिए तो कर ली, अगर नंबर के बजाय अप्लाई करने के लिए किया होता तो ज़्यादा बेटर होता। नहीं, ऐसा नहीं है, हमारा सिलेबस बहुत अच्छे से बना हुआ है, एनसीईआरटी बहुत अच्छे से बुक्स बनी हुई है। हमें अच्छे टीचर नहीं मिलते कई बार अच्छे टीचर्स को अच्छे बच्चे नहीं मिलते, और अच्छे बच्चे का भी मतलब है कि वो कहीं न कहीं प्रेरित नहीं होते। जब आपको किसी भी बच्चे को अगर जुडिशरी या पार्टिकुलरली किसी भी फील्ड में लेके जाना है, अगर ऑफिसर, जैसे आपने कहा कि मैं थिएटर में गया, थिएटर में आपका जुड़ाव था, आपका इंटरेस्ट था तो आप बन गए। अगर आप किसी एक ऐसे बच्चे को लेके जाओ, जैसे मान लो मैं हूँ, मैं भी अपने स्टूडेंट लाइफ में थिएटर करता था, लेकिन मैं बहुत अच्छा था, लेकिन मेरा इंटरेस्ट नहीं था। सीखता ही बहुत जल्दी था, म्यूजिक बहुत अच्छे से सीखता था, परंतु मैंने अपने आप अपनी मर्जी से जब मैं +2 के बाद मैंने इसको छोड़ दिया, क्योंकि मुझे क्या लगता था कि मैं किसी के बोलने पे ऑन नहीं होऊंगा। मुझे सबसे बुरा क्या लगना शुरू हुआ कि मुझे कोई भी कहता था, गोपाल हाँ स्कूल में गाना सुना, तो गाना अच्छा सुनाता है। मुझे लगता था इसने मुझे सीडी प्लेयर बना लिया है। मुझे जब भी देखा, मुझे नहीं अच्छा लगता था, तो इसलिए मैं वहां से दूर हो गया। लेकिन किसी बच्चे को बहुत अच्छा लगता है कि उसको कहा जाए कि वो एकदम से शो में आए और वो बहुत अच्छे से सबके गाने गाने सुनाए, तो ये अपना अपना इंटरेस्ट एरिया होता है। जैसे मुझे मुझे अपना अपना इंटरेस्ट आके मिला बुक्स में। जैसे लोग कहते हैं मुझे बुक्स नहीं याद होती थी, मुझे सबसे अच्छी क्या लगती है, बुक्स अच्छी लगती हैं। और मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा, क्योंकि एडवोकेसी के तौर पर आपको एक समाज के पीड़ित वर्ग की हेल्प करनी है, और पीड़ित वर्ग की हेल्प करनी है तो आपको योग्य होना ही होगा। अगर आपके कारण कुछ 100, 200, 500, 1000 लोगों को न्याय मिलना है, तो आपको, हम तो, एक एडवोकेट तो एक तपस्या की तरह होता है। एक बहुत पीड़ित व्यक्ति आता है, डॉक्टर है जैसे एक आता है, वैसे एडवोकेट के पास परेशान होके आता है। बहुत बार वो जेन्युइन ग्रीवेंसेस होती हैं, उनकी शिकायतें होती हैं कि इनको, हमें तो कहीं से न्याय नहीं मिल रहा, वकील साहब आप ही हो। तो वकील से आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये, इसकी मेमोरी अच्छी ना हो, ये कुछ स्टूडेंट नहीं है जो लो करने आ गया, वो अपने जीवन को किस में ले आया है, जनता की सेवा में ले आया है। और मुझे लगता है कि जो जनता की सेवा है ना, इससे इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। और आपको, जैसे मैं टीचर हूँ, टीचर के तौर पर आप ले आए हो और आप सोचोगे कि मैं एक आम आदमी की तरह बिहेव करूंगा, नहीं। अब टीचिंग करना भी एक तपस्या ही है। और अगर आप एडवोकेट अच्छा बनना चाहते हैं, जनता की सेवा, अगर आपको एक रेसर बनना है, या आपको रेसलर बनना है, या आपको एक चेस प्लेयर बनना, आजकल चेस हमारे बहुत बच्चे कामयाब रह रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे चेस में भी, तो उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत से तो आप कभी किसी को, आप भी अपना देखो खूब मेहनत कर रहे हैं, मेहनत से आप अलग नहीं कर सकते। मेहनत करोगे, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मेमोराइज नहीं होती। डॉक्टर है, उसको अपनी बहुत सारी प्रोसीजर को मेमोराइज करना पड़ता है, एडवोकेट को मेमोराइज करना पड़ता है। आप भी बहुत कुछ, आपने बहुत सारे इक्विपमेंट्स अभी सेट किए और बहुत कुछ किया, आपने मेमोराइज किया। मैं आपसे कितने प्रश्न कर रहा था, हाँ। है ना, जिज्ञासु तो मैं हूँ कि भी ये क्या है, ये क्या है। तो एक एडवोकेट के तौर पर या एक बच्चे के तौर पर आपका जिज्ञासु होना बहुत जरूरी है। आपके अंदर क्यूरियोसिटी नहीं है अगर, तो आप क्या करेंगे। टीचर ज्यादातर फेल क्यों हो रहे हैं अपने फील्ड में, वो बच्चे को ना जिज्ञासु नहीं बना पा रहे। आप कानून के प्रति जिज्ञासु बने, हमारी बहुत सारी वेबसाइट्स आती हैं, क्लिक करें, वो क्या रहा है। जैसे आपको, मैंने अभी आपसे बात करते हुए मैं देख रहा हूँ आप भी बड़े जिज्ञासु हैं। मैंने एक दो लीगल टर्म्स की बात की, आपने कहा प्रोसीजरल लॉ क्या है, सब्सटेंटिव क्या है। आपकी जिज्ञासा ही नहीं है तो आप कैसे सीखेंगे। तो बच्चों में टीचर को पूरी कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों में ना जिज्ञासाएं जाने जरूर। आज सुबह मैं आपको बताता हूँ, जिज्ञासा के लिए मैं सुबह टाई बांध रहा था। मेरी गुड़िया है छोटी, 7 साल की और एक 12 साल की। उन्होंने कहा पापा मुझे ना टाई बांधना सीखना है। आपसे पहले मैंने उसके सामने बांधी, क्योंकि आमतौर पर मैं जब बांधता हूँ स्कूल जा चुकी होती है। आज संडे था, तो मैंने जब इसको बांधा तो उसने कहा सब मुझे भी सिखाओ, उसकी जिज्ञासा थी। तो मैंने बैठ के उसको नॉट बनाना उसको सिखाया, साथ बैठे। तो बच्चे को तो जिज्ञासा, अगर हम कहेंगे नहीं नहीं मुझे बहुत जरूरी काम है, मेरी मीटिंग है, मुझे जाना है, भी बच्चे की क्यूरियोसिटी का सम्मान करो और बल्कि बच्चों को जिज्ञासु बनाओ। आज मैंने उसको, मान लो 7 साल 8 साल के बच्चे को नोट बनाना सिखाया कि कैसे एक अच्छी नोट टाई की बनाते हैं। तो हमेशा एक बच्चे, बीइंग ए टीचर भी, कोई बच्चा जब क्वेश्चन पूछे, चाहे कि वो बड़े फनी क्वेश्चन करते हैं, पूरी क्लास हंसती है, उसके क्वेश्चन का सम्मान करो। अगर आप उसको कहोगे तू भी कैसी बातें कर रहा है बीइंग ए टीचर, मैं जैसे जवाब दूंगा, उसका एक बड़ा साधारण और बहुत अच्छे से दो कि उसको लगे कि सर ने मेरा सम्मान बनाए रखा। एक टीचर को बच्चे बहुत सम्मान करते हैं टीचर का। मैं उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण हूं कि बच्चे बहुत मान सम्मान करते हैं, जितना हम डिजर्व नहीं करते उससे भी ज्यादा करते हैं। तो टीचर को भी रेसिप्रोकल रूप से बच्चों का सम्मान करना होगा, तो बच्चे सीखेंगे। मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चा
हर बच्चे में कैपेबिलिटी है, वो कुछ भी बन सकता है बीइंग ए टीचर, मैंने बनते देखा है। अब आप टीचर बने तो आपकी लाइफ का जो है सबसे बेस्ट मोमेंट क्या रहा कि यार मेरा टीचर बनना मेरे को लगता है कि सफल है या सफल हो गया है, या मतलब ऐसा कोई तो मोमेंट आएगा जब लगता है यार एज ए लो करके मैंने अच्छा किया और एज ए उसके बाद टीचर बन के मैंने इससे ज्यादा अच्छा किया। इसमें जो सबसे बड़ा पहलू मैं मानता हूँ, एक मेरी बच्ची थी, वो ना जुडिशियल ऑफिसर अपॉइंट हुई, तो मेरे पास 1-2 साल से नहीं आ रही थी कोरोना पीरियड में। तो जब वो आई अपने पेरेंट्स के साथ, तो उसने कहा कि सर थैंक यू सो मच, आपने मुझे बहुत कुछ करवाया। ये मैंने कहा बेटा आप तो जब बने हो तो 2 साल तो आप मेरे साथ थे ही नहीं। तो उसने मान लो, मेरी सबसे बढ़िया टैगलाइन मैं मानता हूँ जो मैं हमेशा बताता हूँ बच्चों को, उसने मेरे लिए बोला कि सर आप ये क्या कह रहे हैं कि मैं आपके साथ नहीं थी या आप मेरे साथ नहीं थे। मैं एक छोटी बच्ची हूँ, अब जुडिशियल ऑफिसर लगी हूँ तो लोग मुझे जानने लगे हैं, लेकिन जितने लोग भी मुझे जानते हैं वो सब आपको जानते हैं। तो सबसे अच्छी बात थी एक टीचर की, तो मुझे लगा अरे वाह क्या लाइन है। मान लो मैं प्रिंसिपल बना, मैं टीचर बना, मुझे स्कॉलरशिप्स मिली, मुझे फीस मिली, सबसे अच्छा लगता है कि भी आपको अपने ऑफिस बनाए, हमने सब कुछ बनाया, चैम्बर्स बनाए। लेकिन सबसे ज्यादा खुशी मुझे किस में महसूस हुई, जब उसने कहा सर क्या बात कर रहे हैं आप, जितने लोग मुझे जानते हैं उतने ही लोग आपको जानते हैं, हर व्यक्ति से मैंने आपकी बात की, एक मेरे सर हैं। तो ऐसा मान सम्मान बताओ किसको मिलता है? ये तो शिक्षक को मिलता है। आपको एक प्रेम बच्चे से करना होगा, एक बच्चे को सम्मान देना होगा, बच्चे को बताना होगा कि बेटा तेरे अंदर ये कैपेबिलिटीज हैं, और जब वो बच्चा कैपेबिलिटीज अचीव करता है, आपको हमेशा लगता है कि अरे मैं बनाऊं वो। और मैंने कहा कि जब मैं खुद स्टूडेंट था, मैंने 2 या 3 बार इस लाइन को जानबूझ के छोड़ा है, जज की लाइन को। और मेरा एक ही कारण था, मेरे पिताजी को बोला था मैं काम नहीं करना चाहता। मेरी एक लाइन थी कि मैं काम नहीं करना चाहता, मेरे लिए नौकरी मेरे लिए काम रहेगी, टीचिंग मेरे लिए काम नहीं है। जब मैं टीचिंग करूंगा मुझे लगेगा कि भी मैं कुछ कर ही नहीं रहा और साथ में सोसाइटी की सेवा कर रहा हूँ। तो मुझे तो ये मेरा हमेशा गौरवान्वित पल वही रहते हैं जब मुझे लगा, जैसे आपने एक क्वेश्चन पूछा कि आपको कब लगा कि मुझे ये प्रोफेशन नहीं करना था, आई पूछा आपने कब लगा कि ये प्रोफेशन की सबसे अच्छी बात क्या लगी, तो मुझे लगा कि जब बच्चे कामयाब होते हैं जिस भी रूप में होते हैं, जब वो आके मुझसे मिलते हैं तो मुझे ऐसा लगता है ये मैं ही हूँ। और उस वक्त आप कभी जिंदगी में आईएएस बनेंगे, कोई भी आईएएस बनेगा, जज बनेगा, एक बार खुश होता है ना। मुझे हर साल खुश होने का मौका मिलता है, मैं तो हर साल ऑफिसर लगता हूँ। उसके लिए जितना बच्चा खुश होता है, मानो जितनी बच्चे को बधाइयां मिलती हैं उतनी किसको मिलती हैं, टीचर को मिलती हैं। वो सबसे गौरवान्वित क्षण होता है। कोई जब एक एडवोकेट बनता है तो उसके अंदर सेल्फ जो कह सकते हैं डिसिप्लिन वो कितना जरूरी है, और एक इमोशनल इंटेलिजेंस की समझना यार कि जो मेरे पास केस लेकर आया ये कितना सही है या ये गलत है, कि मैं हमेशा एक सही पर्सन का ही केस लूं या फिर और पर्टिकुलर लूं अपने काम के प्रति। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि यार कई होते हैं ऐसे एडवोकेट, फोन नहीं उठाते हैं, तारीखों पे नहीं जाते, बहुत लोगों को ऐसी चीजें फेस करनी पड़ती हैं, केसेस लंबे भी खींचते हैं। तो एक सेल्फ डिसिप्लिन और इमोशनल इंटेलिजेंस, इसको आप कैसे देखते हैं एक एडवोकेट के अंदर? मुझे लगता है कि जो आपने अभी क्वेश्चन किया उसमें सब आंसर थे। वो सबसे अच्छा आंसर था सेल्फ डिसिप्लिन। अब जैसे मान लो मैं किसी को बुलाऊं मेरे ऑफिस, मान लो मैं आपको यहाँ बुलाता, अब मैं यहाँ नहीं मिलता तो सेल्फ डिसिप्लिन तो चाहिए। और आप फोन नहीं उठा रहे, फोन अगर आपके पास कुछ अच्छा होगा उसके लिए तो आप बताइए फोन उठाएंगे कि नहीं? एक एडवोकेट फोन क्यों नहीं उठा रहा, या मान लो कोई भी प्रोफेशनल फोन क्यों नहीं उठा रहा? क्योंकि उसने कहीं ना कहीं अपनी सर्विस में डेफिशिएंसी दी है, या फिर वो निर्णय नहीं हुए जो देना चाह रहा था। अगर कुछ अच्छा होगा तो बताइए आप फोन उठाएंगे कि नहीं? अगर मान लो आप मेरे क्लाइंट हैं, मैं एडवोकेट हूँ, और मैंने आपके लिए कुछ अच्छा सा काम कर दिया है, तो आप बताइए मैं आपको फोन उठाऊंगा कि नहीं? फोन उठाएंगे हम। उठाएंगे। अगर मैंने आपके लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश की, उतना अच्छा नहीं हो पाया जितना मैं कर पाता, तो भी मैं फोन उठाऊंगा। मुझे क्योंकि भी मैंने तो पूरी कोशिश की, भाई मेरी ये आपके इतना वो बेनिफिट नहीं हो पाया जो आना चाहिए था, बट मैं फोन कब नहीं उठाऊंगा? हम फोन कब नहीं उठाते किसी का? या तो हम बिजी होते हैं, या फिर हम कब नहीं उठा पाते जब हमारे पास उसके लिए कुछ सही नहीं है। सही नहीं है। तो मुझे नहीं लगता है कि भाई एडवोकेट फोन नहीं उठाते, वो उठाते हैं, बट जब वो आपकी ही बात में आपका आंसर था, अगर वो डिसिप्लिन नहीं है, सही तरीके से उनके लिए रिलीफ नहीं लेके आ पाए, या वो सही तरीके से केस उनका फाइल नहीं कर पाए, उनके पार्ट पे कुछ गलती रहती है, उसको छुपाने के लिए करते हैं, वो प्रोफेशनल ग्लिच हैं, वो कभी भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि दूसरा व्यक्ति आपका रेड्रेसल लेने आया है, न्याय लेने आया है, आपको देखो सर्विस तो देनी पड़ेगी।
फिर बहुत दिनों तक वो प्रैक्टिस चलती भी नहीं है। इमोशनल इंटेलिजेंस को कैसे देखते हैं कि यार मैं एक सही पर्सन का केस लूं या गलत हो तो मैं ना लूं? सही और गलत नहीं रहते हैं लोग। अगर मान लो आपके पास लगता है कि कोई अपराधी भी आ गया है, उसने अपराध किया भी है, हम्म तो आपको ये केस को मना नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखो हमारी पढ़ाई हमारी तरीके से है, उसमें आपको देखना पड़ेगा कि इसको उस चीज की सजा ना मिल जाए जो उसने नहीं किया। वो जितनी सजा इसको होनी चाहिए उतनी ही सजा इसको मिल पाए, उससे ज्यादा अपराधी के भी अपने अधिकार होते हैं। हमें अगर अपराधी है वो तो उसको सजा मिलेगी, क्योंकि देखो पुलिस है, एफिशिएंसी है काफी, वो अपने केस लेके आएगा, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट वो केस लेके आएगा। अगर डिफेंस को पता है मैं बचा नहीं पाऊंगा इसको, परंतु वो उतना तो बचा सकता है ना कि जो उसने नहीं किया, जो इसका मेंजरिया नहीं था, जो उसकी इंटेंशंस नहीं थी, जो इसका बुरा नहीं किया उसने, उस चीज की उसको सजा ना मिल पाए जो उसने नहीं किया। मुझे नहीं लगता है कि अपराधी को कैसे छोड़ दिया जाए। देखिए अपराधी को आप नहीं छोड़ सकते हैं कि भाई इसको Case तो सजा दे दी जाए। हम्म हमारे यहाँ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स हैं, उसको लीगल राइट्स हैं, अपराधी के भी अपने अधिकार होते हैं उसको सुनने में। तो मुझे लगता है कि बस ये आप ये मत देखिए कि वो अपराधी है और उसका केस कोई लड़ेगा ही नहीं, फिर उसको न्याय कैसे मिलेगा, हमारे जुडिशियल सिस्टम में बिलीव कैसे हुआ किसी। आपको सबसे पहले प्रयास करना चाहिए कि आपके पास अगर कोई कोई बंदा है जिससे कुछ गलत हो गया है, कुछ इलीगल हो गया है, तो उसको उसी चीज की सजा मिले, उतनी ही मिले जितनी उसको मिलनी चाहिए, उसे ज्यादा ना मिले। तो मुझे मेरे ख्याल में आंसर है इस बात का। काफी स्टूडेंट्स के लिए आप रोल मॉडल रहे हैं, तो आपके रोल मॉडल कौन से रहे हैं एज एडवोकेट के अंदर? एडवोकेसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, सबसे अच्छा क्वेश्चन मुझे भी लगा कि जिसमें मुझे दिमाग लगाना पड़ा लेकिन ऐसा नहीं है। मैं एक बहुत अच्छी हमारी सुप्रीम कोर्ट लॉयर थी लिली थॉमस, लिली थॉमस। फीमेल लॉयर थे, तो मैं उनसे बड़ा इंप्रेस था, मैं अक्सर उनको देखता था। 3-4 साल पहले उनका देहांत हो चुका है, बड़े 85 अबव एज थे और एक फीमेल लेडी थे और केरला के थे और व्हील चेयर पे केसेस लड़ा करते थे। आप देखिए मैं बच्चों को उसका बड़ा एग्जाम्पल देता हूँ, जब आते हैं तो मैं उनका वीडियो दिखाता हूँ कि इन्होंने क्या किया था। जैसे भी आप कहते हो कि राजनीति में बड़ा क्राइम है, उसको दूर करने के लिए लिली थॉमस ने अपना 85 अबव की एज के अंदर केस लड़ा था। और सोसाइटी अब ऐसे है कि जो जिनको सजा हो चुकी है वो इलेक्शन नहीं फाइट कर सकते, और जब वो अपनी सजा पूरी भी कर लेंगे उसके 3 या 4 साल तक वो केस नहीं लड़ सकते। 6 में भी। हाँ, जो उसको जो ईयर्स का जो बार है हाँ वो लिली थॉमस केस से ही आया, लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। जब कुछ लोग धर्म परिवर्तन इसलिए करते थे कि ना हम शादी दूसरी करना है, उस काम के लिए भी लिली थॉमस ने बहुत अच्छे डिसीजंस लिए कि भाई आप किसी फीमेल को इसलिए नहीं छोड़ सकते कि आप धर्म परिवर्तन कर लें। किसी धर्म का धर्म आप धर्म बदलना चाहते हैं तो अगर वो धर्म में आपको कुछ अट्रैक्ट कर रहा है तो आप जाइए, लेकिन सिर्फ उसका एक कैप्रिशियस यूज करना, गलत यूज करना कि ये मैरिटल पर्पस, तो वो उसको उसके ऊपर भी अच्छा बहुत अच्छे डिसीजन लिली थॉमस ने लिए। लिली थॉमस बहुत एक हरीश साल्वे जी हैं, टॉप लॉयर हैं इंडिया के, तो मेरे फेवरेट रहे हैं। बाकी आप जजेस के तौर पर देखो तो पिछले दिनों ही अभी आप देखेंगे जस्टिस, अभी हमारे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं चंद्रचूड़ जी, रिटायर हुए हैं, वो भी अभी काफी अच्छे रहे। बाकी मैं जब इसके पीछे यूयू ललित जी थे तो मुझे बहुत, मैं उनसे इम्प्रेस था। तो बहुत उन्होंने बहुत कम टाइम काम किया लेकिन उनका काम करने का बहुत अच्छा तरीका था, बहुत अच्छे उन्होंने बड़े स्पीडी, जो कहते हैं स्पीडी डिसीजंस नहीं हो सकते, बहुत सारे तेजी से केस निपटाए यूयू ललित जी ने। तो हर किसी, मैं तो आमतौर पर हर अच्छे आदमी को ही, मैं बच्चे से भी सीखता हूँ, मान लो मैं आपसे भी सीख रहा हूँ कि आप क्या कर रहे हैं, तो मैं तो हमेशा हर व्यक्ति को ही रोल मॉडल मान के चलता हूँ कि दूसरे व्यक्ति, क्योंकि अपने छोटे जीवन में कुछ सीख नहीं पाए, हर कोई व्यक्ति सीखने लायक है। बाकी जो मेरी फील्ड है तो मैं मेरे स्टूडेंट से भी सीखता हूँ, तो मैं तो अपने सबसे अच्छा गुरु मेरे स्टूडेंट्स को ही मानता हूँ। जो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स आए उन्होंने मुझे बहुत अच्छा ट्रेन किया। जब कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जिनके जवाब मेरे पास नहीं था, उसको मैंने ढूंढा, फिर जवाब दिया। तो मेरे गुरु तो मेरे स्टूडेंट्स ही हैं। बाकी जितने भी मेरे गुरु रहे हैं नर्सरी ऑनवर्ड्स, तो सबको मेरा प्रणाम है। मैं हर किसी के प्रति डेडिकेटेड हूँ। स्पेशली जब मैं पीएचडी कर रहा था तो हमारे गुरुजी हैं जिनके दौरान मैंने, डॉक्टर अशोक मुखर्जी, उनके दौरान मैंने पीएचडी किया, वो मेरे गुरुजी हैं। तो मैं हर टीचर जो मेरे, और बाकी दूसरे टीचर्स भी हैं, मैं उनकी इम्पोर्टेंस को कम नहीं करता। हर किसी को मेरा प्रणाम है। और
सीखने को तो आप किसी से भी सीख सकते हो। उन्होंने डी.वाई. चंद्रचूड़ जी के बारे में भी कहा और काफ़ी कह सकते हैं तो फेमस रहे हैं उनके जो जजमेंट्स है और काफ़ी फेमस चीफ जस्टिस वो रहे हैं कि सोशल मीडिया में वो हमेशा हाईलाइटेड रहे। जब थे तब भी और अब भी उनके जो है हाईलाइटेशन अभी भी चल रही है और वो खुद भी कहते हैं कि मेरे मन में एक ही डर रहता है कि मेरे जो टाइम पीरियड है उसको लोग कैसे देखेंगे, कैसे याद करेंगे क्योंकि उनके मेंटालिटी के अंदर है। तो आपका भी एज़ ए टीचिंग के अंदर सोचते होंगे आप भी यार कि मेरे कार्यकाल को एज़ ए टीचर लोग कितना याद रखेंगे और कैसे याद रखेंगे? एक है ना, एक लाइन है जिसको मैं बड़ा फॉलो करता हूँ। मैं फॉलो करता हूँ, जो मान लो एक अपने जीवन की एक आधारभूत लाइन होती है। उसके हाथ था कीचड़, मेरे हाथ था गुलाल। उसके हाथ था कीचड़, मेरे हाथ था गुलाल। जो जिसके पास था उसने दिया उछाल। छाल तो भाई हमारे गुरुजी के हाथ में तो गुलाल ही मिलेगा। कोई हमारी बुराई करेगा तो भी हम गुलाल लगाएंगे, और जिसके पास जो है वो देता है। चंद्रचूड़ जी ने एक अच्छे एफिशिएंट पर्सन रहे और बहुत अच्छे जूरिस्ट रहे, डिस्टिंग्विश जूरिस्ट हैं वो। मैं एडवोकेट जज के साथ साथ वो जूरिस्ट हैं। उनकी मैं हमेशा डिसीजंस पढ़ता था और भी मैं पढ़ता रहा हूँ। ये नहीं कि चंद्रचूड़ जी ही को पढ़ रहा हूँ, मैं पीछे लगातार पढ़ रहा हूँ। जो आ रहे, मैंने यूयू ललित जी का भी नाम लिया। उससे पीछे जब से मैं अपनी लीगल फील्ड में हूँ, मैं चीफ जस्टिस और जो दूसरे जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस हैं मैं बहुत अच्छे से मैं फॉलो करता हूँ। और जो चंद्रचूड़ जी हैं उनका तो वो तो देखो भी बहुत ही अच्छे से उन्होंने अपने कार्यकाल निभाया और मैं बहुत अच्छा मानता हूँ कि बहुत अच्छा है। उन्होंने प्रेरणा दी लोगों को, और अच्छा और बुरा तो मैंने कहा ना, जो जिसके हाथ में होगा वही उछालेगा। लोग अक्सर मुझे पता कहते हैं सर आप आलोचना नहीं करते। मैं कई बार बहुत जगह भाषण देता हूँ, बहुत जगह स्पीच होती है मेरी, वो कहते हैं आप इसके बारे क्रिटिक करो। दुनिया कर रही है जो आलोचना ही कर रही है। कुछ लोग आलोचना के लिए नहीं होते और शायद मैं ऐसा ही हूँ, मैं आलोचना ही नहीं करता। आपने वो कीचड़ और गुलाल वाली बात की तो मेरे को गुरु नानक देव जी की एक साखी याद आती है। उसके अंदर एक साधु होता है तो वो गंगा किनारे नहाने जाता है। तो जब भी वो पहले दिन जाता है तो उसको एक बिच्छू काट लेता है। वो बिच्छू को उठाता है देन साइड कर देता है। वो सेकंड डे जाता है, उसको फिर बिच्छू काट लेता है। वो बिच्छू को उठाता है, वो उसको साइड कर देता है। तीसरी बार जाता है, वो बिच्छू काट लेता है। तो एक और साधु होता है, उसको देख रहा होता है। तो उसको कहता है यार ये बार-बार तेरे को बिच्छू काट रहा है और तू इसको आराम से साइड कर रहा है, तो इसको मार क्यों नहीं देता? क्योंकि वही बिच्छू है जो रोज तेरे को काटता है। कहते हैं कि ये बिच्छू है और बिच्छू होकर इसका जो एक है नेचर है डंक मारना। ये अपना जो है नेचर नहीं भूल पा रहा है, कर्म नहीं भूल पा रहा है, तो मैं साधु होकर क्यों भूल जाऊँ? वैसे तो ये वो चीज़ है। चलो वैसे एजुकेशनल बातें तो काफ़ी हो गई, अब थोड़ी-सी मस्ती वाली बातें भी पूछ लेते हैं। आप कॉमेडी देखते हैं? किस तरह की कॉमेडी पसंद करते हैं? क्योंकि बड़ा ट्रेंड चेंज हो गया अब कॉमेडी का। आजकल गाली वाली और नॉन-वेज कॉमेडी काफ़ी ज़्यादा आ चुकी है। हाँ, समय रैना का नाम सुना है आपने? हाँ? समय रैना। सॉरी, मैं ना बहुत कम मोबाइल देखता हूँ। और मेरी सबसे अच्छी बात ये है कि मैं मोबाइल बहुत कम देखता हूँ, और सबसे बुरी बात भी ये है कि मैं मोबाइल बहुत कम देखता हूँ। हाँ। मैं अपडेट नहीं रह पाता, मैं बुक्स से ही अपडेट होता हूँ। आज भी न्यूज़पेपर से अपडेट होता हूँ। मान लो जो अखबार मैं पढ़ता हूँ, हिंदी अखबार और इंग्लिश अखबार मेरे टेबल का पार्ट है। जब तक मैं वो नहीं पढ़ता हूँ, मैं अपडेशन ना तो मैं इलेक्ट्रिक मीडिया से लेता, ना मैं सोशल मीडिया से लेता, मैं अपडेशन लेता हूँ आज भी प्रिंट मीडिया से। इस वजह से मैं थोड़ा-सा आपसे इस मामले में मानेंगे, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ कि अब्यूजिव लैंग्वेज के बारे में, हाँ, क्योंकि मैं कॉमेडी का बड़ा ट्रेंड चेंज हो गया। पहले दूसरी टाइप की होती थी, अब गाली-गलौच वाली कॉमेडी आ चुकी है। तो मैं इसके ऊपर ना एक थोड़ी-सी, आप फनी बात करना चाहते हैं, मैं थोड़ी-सी बोर बात करूँगा, देखिए टीचर वाली। तो ईश्वर ने हमें 3 चीज़ें दी, जो हम एक जानवर से अलग होता है। एक जानवर से अलग हमारे पास 3 चीज़ें ही हैं, और भी होंगी, मुझे मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग 3 ही पता है। एक तो सबसे पहले आप जिसकी आपने बात की, स्माइल, कॉमेडी, हँसना। जानवर को आप हँसते हुए नहीं देखोगे। ये देवी जानवर को 3 देवताओं के गुण देके भेजा गया। पहला तो स्माइल, जो हम हँस रहे हैं, खेल रहे हैं, बातें। सेकंड है बात करना, जो हम अभी आपके साथ कर रहे हैं बातें। इमोशन हो गया। इमोशन शेयर करना और अपनी बातें शेयर करना, जानवर ऐसा नहीं कर पाते इतनी फ्रिक्वेंटली। तीसरा जो सबसे बड़ा गुण है कि हमारा लॉजिकल होना। तीसरा लॉजिकल होना। इंटेलिजेंस है जानवरों के पास, दिमाग उनके पास भी है, पर वो लॉजिक नहीं फॉलो करते। इंसान क्या होता है, लॉजिकल बहुत ज्यादा है, कि वो देख लेंगे ये लाइट जग रही है, वो देख रहे हैं कि भाई यहाँ कुछ 2 जने आपस में कुछ टॉक कर रहे हैं, परंतु इसके पीछे का लॉजिक नहीं अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि इंटरव्यू हो रहा है, ये लाइट क्यों जग रही है, इसके पीछे क्या इलेक्ट्रॉनिक फंक्शंस काम कर रहे हैं, वो लॉजिक नहीं लगा पाते। इंसान हमेशा क्या लगाएगा जी, लॉजिक। दूसरा वो लगाएगा अपना एक बोलना। ये 3 है ना, ये वाहिगुरु ने दिया। पहला दिया हंसना, स्माइल, या अपने इमोशन को जाहिर करना। तो राक्षसी बातों पे नहीं हंसना।
कोई आपको गलत तरीके से हंसा रहा हो, आपको नहीं हंसना, उसे पाप लगता है। तो आप हमेशा अच्छी चीजों को ही स्माइल करें, स्माइल फैलाएं, परंतु किसी की इंसल्ट ना करें। और जो दूसरी बात है, मैं अभी जो आने वाला हूं आपकी बात पे, कि जो बात है, बोलना सीखना, बात करना, ईश्वर ने हमें लॉजिक दिया उसके बारे में सोचने, ईश्वर ने हमें जुबान दी उसके बारे में बोलने। आप गलत बोल रहे हो तो ईश्वर के आप नियमों के विरुद्ध जा रहे हो। गांधी जी ने कहा बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। गांधी जी के 3 बंदर थे, इकाजारू, इवाजारू, मिजारू, वो 3 रखते थे साथ में। ये जापानीज प्रोवर्ब है कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। 3 जापानीज नेम है ये बंदरों के, इवाजारू, किकाजारू, मिजारू। बुरा देखने से, बुरा बोलने से, बुरा सुनने से हमारे अंदर बुराई प्रवेश करती है। तो मैं आमतौर पर बुरी कॉमेडी नहीं देखता। किसकी देखते हो फिर आपने? कॉमेडी, हाँ मैं कॉमेडी देखता हूँ। मैं सोचने दो, मैं थोड़ा सा कॉमेडी के मामले में हास्य कवि देखे हैं? हाँ, हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा जी थे, सुनते थे हम उनको बहुत अच्छे से। और काका हादरसी थे, आप बड़े मशहूर थे, शायद आप, मैं बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, काका हादरसी थे। उनकी तो जब गुजरे तो शमशान घाट में हास्य कवि सम्मेलन हुआ था। उन्होंने कहा जब मैं गुरु 80 बजाना, रोने भी नहीं रहेगी। आप पढ़ना कभी जरूर उनके बारे, क्या बंदे थे, उनके नॉवेल्स थे मेरे पास, मैं पढ़ता था। छोटे थे मेरे नाना जी ने दिया। मैं एक बड़ा रिच कल्चर में, ठीक है, मेरे नाना जी का अखबारों का काम था, तो हम अखबार बेचा करते थे। तो मेरे नाना जी मेरे लिए इतने सारे न्यूज़पेपर, इतने सारी मैगजीन्स और तरह तरह की किताबें लाते थे, बहुत अच्छी किताबें लाते थे। तो उसमें से मुझे कहा अगर हंसना है तो काका हादरसी पढ़ो। शैल चतुर्वेदी थे। आप सोचो ये क्या बातें कर रहे हैं, लेकिन सुरेंद्र शर्मा जी, मैं उनको पढ़ा, सुना, उनकी कैसेट सुनी, उनकी किताबें पढ़ी। और आमतौर पर अब कम दिखता है, अब हम जब स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो बेहुदा चीजें आती हैं, इसीलिए मैं नहीं देखता हूँ। क्योंकि मैं क्या फॉलो करता हूँ कि हम बैड लॉजिक ना लगाएं, बैड ना बोल दें, बैड ना सुन लें। मैंने कहा 3 चीजें हैं, उसका हमेशा, कुछ बच्चे सुन रहे होंगे, कुछ बड़े सुन रहे होंगे, 3 चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान दो। लॉजिक गलत मत लगाओ, ये ईश्वरीय गुण है। बुरा मत बोलो, गाली मत निकालिए, अब्यूजिव लैंग्वेज, जैसी आपके मुंह से गाली निकलेगी आप ईश्वर को गलत ठहरा रहे हो। ईश्वर ने आपको बोलने की विद्या देके भेजा है, आप गलत वर्ड्स यूज मत कीजिए, आप गलत बात कर रहे हैं। तीसरा, गलत किसी को इंसल्ट किया जा रहा है तो मत हंसो। जैसे कई बार मैं कोई शो देख रहा होता हूँ, वो उसकी इंसल्ट कर रहा है, किसी जाति पे इंसल्ट कर रहा है, कभी किसी फीमेल जेंडर पे या मेल जेंडर पे, या किसी को मिमिक्री करके मजाक कर रहा है, किसी की इंसल्ट कर रहा है, मुझे तो बुरा लगता है। बल्कि मैं अपसेट हो जाता हूँ। आजकल के टाइम में बच्चों को दूर रख नहीं पा रहे हैं, सोशल मीडिया का। नहीं, आप मानिए मेरे घर में, मैं बच्चों को, हमारे घर में टीवी है काफी, स्क्रीन और आज के, लेकिन हमारी कनेक्शन नहीं है जो मीडिया वाला। मैं नहीं देखा, कि मुझे नहीं लगा कि भी जरूरत है ये, क्योंकि बहुत अच्छा चीजें नहीं आ रही। हमारे जमाने के बहुत अच्छे सीरियल्स बंद हो चुके हैं। हाँ। और दूसरा, बच्चों को अच्छी बुक्स हैं। अभी मानिए मेरी बड़ी गुड़िया का बर्थडे था, मैं क्या लेके आऊँ बेटा तेरे लिए, अदिति नाम है उसका। कहते हैं ना पापा सच्ची बताऊं, बोला हाँ मुझे अच्छी बुक्स ला दो। तो मैंने जो, मेरे नाना जी, मेरे पिताजी ने जो मुझे कल्चर दिया बुक्स पढ़ने का, किसी भी तरीके की अच्छी बुक्स, वो मैं किसको देना चाह रहा हूँ, बच्चों। बाकी बड़े हो जाएंगे, कंप्यूटर और जो साइबर प्रोफेशन से तो अपने समय के साथ हासिल कर ही लेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि माँ बाप को थोड़ा सा कंट्रोल मोबाइल्स पे करना चाहिए, क्योंकि ये दिमाग को ना बहुत बैडली डैमेज कर रहा है, मुझे कर रहा है। मैंने महसूस किया जब मैं देख रहा हूँ, जैसे आपने कहा कॉमेडी, तो अक्सर कोई ना कोई साथ वाला कॉमेडी लगा के बैठा होता है किसी वजह से। तो मुझे लगता है कि मैं भी देखता हूँ, नो डाउट, मोबाइल है मेरे पास, मैं उसको स्क्रॉल कर रहा होता हूँ, लेकिन मैं ज्यादा हंस नहीं पाता। हंस पाता हूँ अक्सर, आप मानोगे, मैं अच्छे कार्टून मूवीज देखता हूँ जो हंसने के लिए। बच्चों के साथ, मेरी 2 गुड़ियां हैं, उनके साथ बैठ के मैं अच्छे से जो भी कार्टून, जो मूवीज आ रही हैं, डिज्नी की, फॉरेन मूवीज हैं, हॉलीवुड मूवीज का ज्यादा शौकीन हूँ, हॉलीवुड की मूवीज देखता हूँ। मैंने शायद पहले भी बोला आपको, मुझे इंडियन मूवीज ठीक है, अच्छी मूवी अच्छी लगती है, पुरानी मूवीज का बहुत शौकीन हूँ। पुरानी जैसे अमर प्रेम है मेरी फेवरेट। पुष्पा देखी? पुष्पा नहीं देखते, नहीं देख, बिल्कुल नहीं देखे, और नहीं गया मैं। मेरे बहुत सारे लोग हैं, मैं क्या नहीं, मैं जाऊँ। केजीएफ मैंने घर पे देखी, जब वो उस पे आ गई थी, ओटीटी पे आ गई थी। बाहुबली, ये बहुत ट्रेंड चला है। बाहुबली देख के आया था, और पीछे साउथ की फिल्मों का एक नया हीरा आ चुका है, बहुत ज्यादा। हाँ, अब तो बहुत क्रेज हो चुका है। बाहुबली देख के आए थे, और उससे पहले मूवी देखी थी अवतार, जो फॉरेन, हाँ, और अवतार मूवी देखी थी। और मेरे तो गिनी चुनी है, मैं आपको अभी तक गिना सकता हूँ कि मैंने अवतार 1 देखी थी, 2 देखी? अवतार 1 भी देखी थी अपने टाइम में,
2 में अभी मेरे बच्चों को लेके गया था। 1 में मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा डिपेंड करता है नेचर को प्रोटेक्ट करने के ऊपर, उनका मैसेज था। और 2 में था वेल्स को लेकर। हाँ, वो नेचर को ही था। हाँ, नेचर को ही था, क्योंकि काफी जगह जो है वेल्स का शिकार होता है अलग अलग पर्पस के लिए, और काफी मात्रा जल्दी से कम हो रही है। वो है कि एक विलुप्त प्रजाति की ओर जाती जा रही है वेल्स हमारी। हाँ, दूसरे ग्रह की बातें थी वो, लेकिन ठीक है, अच्छी वो मूवी कनेक्ट करके बनाई गई थी, मेरे को बनाई गई, वैसे वो बहुत ही प्यारा था। बाकी मैं तो ना फॉरेन मूवीज देखता हूँ। मेरी अगर आप अच्छी मूवीज हैं, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा जो जरूर देखनी चाहिए लोगों को, जो मान लो मेरी फेवरेट मूवीज है। एक है फॉरेस्ट गंप, जो बहुत क्लासिक मूवी है हॉलीवुड की। सेकंड है ग्रीन मैट, ऐसे करके है, क्या क्लासिक मूवी है वो, बहुत ही अच्छी मूवी है। और एक कुछ लीगल मूवीज हैं बहुत अच्छी अच्छी, विटनेस फॉर द प्रोसिक्यूशन, बहुत क्लासिक मूवीज हैं ये, मैं बहुत देखता हूँ। फॉरेस्ट गम का हिंदी वर्जन भी आया था एक, हाँ, लाल सिंह चड्ढा। हाँ आया था, वो मैंने नहीं देखी, मुझे पता था कि मेरे टेस्ट गड़बड़ हो जाएगा। वो बहुत, मैंने फॉरेस्ट गम देखी, लाल सिंह मैंने, क्योंकि मेरे को पता चला ना उस पे बेस्ड है, तो पहले मैंने ओरिजिनल देखी, फिर दूसरी मैंने थोड़ी सी देखी, मैं बंद कर दी, देख ही नहीं सकते वो नहीं बना। आप। टॉम हैंक्स जो हैंक्स थे उनका, उनको आप उनको मैच नहीं कर सकते। वो बहुत अलग उनका फ्लेवर और बड़ा प्यारा प्रेजेंटेशन था। गाने किसके सुनते हैं आप? गाने गाने मैं बहुत सुनता हूँ। मैं किसी ने बताया, मैं 10th तक मेरा शो की म्यूजिक है, मैं कॉमेडी वॉडी तो अच्छी देखता हूँ, लेकिन गाने बुरे भी सुन लेते हैं। गाने 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 बुरे भी सुन लेता हूँ, गाने में बुरे भी सुन लेता हूँ, क्योंकि ना मुझे म्यूजिक का शौक है। लेकिन जैसे मैं लिरिक्स पे जाता हूँ, मुझे थोड़ा सा अपसेट होता हूँ मैं, बट मैं ना बीट्स का शौकीन हूँ। अरिजीत सिंह का सुना है नया मिलियनेयर? हाँ, फैट सिगार सुना मैंने। लिरिकल काफी खतरनाक है वो। ओके, मैंने बीट्स ज्यादा सुनते हैं। हाँ, बीट्स किसकी बीट्स ज्यादा अच्छी लगती है? कौन सा कंपोजिटर है यार ये अच्छी बीट्स बनाता है? अच्छा, आप बोलोगे, अब हनी सिंह अच्छा बनाता है, पहले बनाता था, अच्छा बनाता था, तो मुझे पसंद थी। लिरिक्स गड़बड़ थे कुछ, बट क्योंकि वो कुछ अपने तरीके से जस्टिफाई करते, मैं इंटरव्यू देखता हूँ, मैं कहीं ना कहीं जो थोड़ा कहते थे कि पहले डेविल चीजों को ज्यादा प्रमोट करता, वो खुद ही कहते हैं। उन्होंने ललन टॉप का इंटरव्यू दिया था जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि मैं खुद को जब देखता हूँ तो मैं शौक हो जाता हूँ कि मैं ये था। हाँ हाँ हाँ, वो मैंने तीन चीजें बताई ना आपको। मैंने आपको बताया बैड लॉजिक, बैड लैंग्वेज और गलत बातों पे हंसना, ये तीनों चीजें आपको ना गलत राह पे ले जाती हैं। बादशाह के गाने नहीं पसंद आते? हाँ जी, बादशाह के मैंने रफ्तार मैंने नहीं सुनी, सच में नहीं सुना। हनी सिंह के काफी फैन फॉलोइंग पहले देखा था मैंने बहुत, भी एक्चुअली मैं बात कर रहा हूँ, और मैं ना पुराने गानों का शौकीन हूँ, जो ये शुरू में आए मेरी कार में वही बजते हैं। न्यू सॉन्ग्स तो बहुत कम बजते हैं, जैसे मान लो जो पहले थे बादशाह के। एक्चुअली मैं बादशाह का, ये मान लो कोई भी, शायद मैं गाना भी नहीं बता सकता। डीजे अले बाबू मेरा गाना, अच्छा वो गाना है इनका, हाँ अच्छा ठीक है, वो ठीक है, नाचने गाने के लिए ठीक है गाना। ये भी सुना होगा आपने क्लब्स वगैरह में, ये लड़की पागल है पागल है पागल है। हाँ सुना है, लेकिन क्या जान सकता मुझे तो ध्यान नहीं है कि उनके गाने मैंने ये नहीं सुना। तो दिलजीत काफी अच्छा चल रहे हैं। वेरी और एक है कि आज सरताज है मेरी, वो तो सरताज है भी मेरे फेवरेट, सरताज है। और जो आप फेवरेट गायक बोलोगे जो सबसे अच्छा, आप बोलोगे बीट्स जो सबसे अच्छी यूज करते थे, आप मानोगे ये किसकी बात कर रहे हैं, वो थे हमारे जगजीत सिंह। जगजीत सिंह जी का मैं बहुत बड़ा फैन था। गुलाम अली मैं बहुत सुनता हूँ, मेहंदी हसन बहुत सुनता हूँ। तो ये मान लो मेरे परमानेंट उसमें है, मेरे जो एल्बम बन जाती है, यूट्यूब में चलाऊंगा तो आपको मेहंदी हसन दिखेंगे, आप देखोगे गुलाम अली दिखेंगे, जगजीत सिंह दिखेंगे, और जो है आपके मोहम्मद रफी, किशोर कुमार तो एवरग्रीन है, इनसे जैसा ना कोई था, ना है, ना हो सकता। सिद्धू मूसेवाला, हाँ, मन को 295 अच्छा गाना। वैसे तो मैं जैसे यंग हूँ, लेकिन मेरी जो चॉइस बड़ी अजीब सी लगती है काफी लोगों को। हरभजन मान आज भी पसंद है। मानसा कमाल है, मानसा पता नहीं उनके नए गाने भी है, मैं वो भी सुनता रहता। अभी शायद बात भी हो रही थी, हरभजन मान बहुत अच्छे, उनके एक आधा सॉन्ग याद कराएंगे, बहुत अच्छे गाने थे उनके। चिट्टे दंदा दा की करिए भी आया थोड़ा टाइम, बड़ा मस्त। फिर मेरे दोस्तों को पसंद नहीं आता, उनका टेस्ट थोड़ा सा अलग गया। बब्बू मान, ये हमारे जमाने के थे भाई, तो हम अपने जमाने में सुनते थे। गुरदास मान जी तो देखो है ही सबके देवता है, ये सभी के देवता हैं, बहुत अच्छे। एंड करते हैं इस पॉडकास्ट को, अगर आप एंड में कुछ कहना चाहें। हाँ, अब मान लो स्टूडेंट्स के लिए, देखो बीइंग ए टीचर हमारी लाइफ ही उनके लिए डेडिकेटेड होती है, तो हमेशा अच्छा सोचें, अच्छा होगा। और जो अक्सर हम किस में चले जाते हैं चीजों में कि ये आप हमेशा देखना कि लोग प्रिडिक्शंस करते हैं, तरह तरह की प्रिडिक्शंस करते हैं कि भाई ये होगा, नहीं। आप जीवन में आप सोचना चाहते हो कि मैं इंडिया का बेस्ट पॉडकास्ट दूंगा, तो
तो आप देंगे। आपका जीवन जो आप सोच रहे हैं ना, आप 3-4 दिन तक आप मैनिफेस्ट कीजिए उसको, चीजों को आप सोचिए, फिर उस पे प्रयास जारी रखिए। भाग्य वहां से बनता है। जितना जो आप अपने लिए अपने पॉजिटिव सोचोगे, जितना आप अपने लिए बेस्ट सोचोगे, जीवन उसी तरीके से आपको देता जाएगा। अच्छे के साथ, गोपाल सर की हमेशा एक बात याद रखना, अच्छे के साथ हर काम अच्छा। अगर आपको कोई बुरा भी कर रहा है ना, तो कहना ईश्वर तेरा भला हो, ईश्वर तेरा भला करे, तेरे साथ कभी भी बुरा ना हो। आप मान के देखिए, वो भी ठीक हो जाएगा और आप भी ठीक हो जाओगे। लोगों को उसके साथ, और अपने जब भी आप भविष्य में करें, एक ही चीज आपकी सबसे महत्वपूर्ण है, आप अच्छे से मेहनत कीजिए, वर्क कल्चर लेके आए, डेडिकेटेड रहें और मोटिवेटेड रहें। सबसे ज्यादा जरूरी है कि मोटिवेशन होना और डेडिकेटेड होना। और जैसे आपने वर्ड यूज किया था, जो वर्क जो है ना, वर्कहोलिक होना, सेल्फ डिसिप्लिन सबसे ज्यादा जरूरी है। डिसिप्लिन ही है जो आप जो 100% आपको 100% आपको सफलता की तरफ लेके जाता है। तो सबके आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ गोपाल कौशिक सर, जो सिरसा के अंदर एज ए लो टीचर जो है काम कर रहे हैं, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस इन्होंने बताया अपना, और हमें जो है आज के जुडिशियल सिस्टम जो चेंजेबिलिटी आ रही है उसको लेकर क्या मानना है। और आज अगर आप लॉ के अंदर एलएलबी करना चाह रहे हैं, एज ए लॉ के अंदर आप जज बनना चाह रहे हैं या लीगल एडवाइजर, या फिर आप एज ए वकील बनना चाह रहे हैं, एक अच्छे एडवोकेट बनना चाह रहे हैं, तो काफ़ी कुछ आपको भी हेल्प होगी हमारे इस पॉडकास्ट के अंदर, अगर आपने एंड तक इसे सुना है। और काफ़ी अच्छा एक एक्सपीरियंस जो है हमें इनका सुनने को मिला, और काफ़ी जो है इंटरेस्टिंग और इंटेलेक्चुअल बातें भी रहीं। और ऐसे ही जो पॉडकास्ट है एजुकेशनल, क्योंकि मेरा पर्पस है कि जब भी कोई किसी करियर में आना चाहता है, क्योंकि चाहे वो लॉ हो, चाहे कोई इंजीनियर बनना चाहता हो, आईपीएस बनना चाहता हो, आईएएस बनना चाहता हो, या फिर कोई एज ए कह सकते हैं कि उसके पॉलिटिक्स के अंदर भी आना चाहता हो, तो हम ऐसे ही लोगों से बात करेंगे जिनका एजुकेशन उस चीज को लेकर अच्छा होगा और उनकी एक ऐसा एक्सपीरियंस अच्छा होगा, ताकि हम एक सही मोरल वैल्यू के साथ, एक आईएएस बने तो एक अच्छी मोरल वैल्यू, आईपीएस बने, एडवोकेट बने, जज बने, एक अच्छे पॉलिटिशियन भी बने, लेकिन जो हमारी मोरल वैल्यू है वो किसी भी जो कह सकते हैं फील्ड के अंदर खत्म ना हो। तो हमारे पॉडकास्ट के बारे में आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और किस एजुकेशनल पर्पस के ऊपर आप ये पॉडकास्ट और आगे के देखना चाहते हैं, वो भी हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।